वापस अगर मैं आकाशवाणी ले चलूँ आपको, तो आकाशवाणी की उद्घोषिका, मंच संचालक, आवाज़ से जुड़ा ये रिश्ता आपके भीतर क्या बदलता रहा? जब रेडियो में कार्यक्रम आता था बाल जगत, हुँ, आकाशवाणी रामपुर से, हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, पापा सहयोग तो करते ही थे हमेशा। एक टेप रिकॉर्डर ले आए तो एक बाल जगत रच डाला, हुँ। अकेले उसको रिकॉर्ड किया और तरह तरह की बच्चों की आवाज़ें बनाई। ठीक है, हाँ बेटा बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम तो लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुए हो, क्या नाम है तुम्हारा? हुँ, वनीता। अच्छा, क्या सुनाओगी? कविता। तो हुँ, सुनाओ। तो इस तरह से मैंने प्रोग्राम किया, लगभग 10 बच्चों की आवाज़ें निकाली। हुँ। और जब वो सुनाया तो पापा बोले, अरे बहुत बढ़िया है ये तो। ये बच्चे कहाँ, कौन से बच्चे लाई तुम ये? तो मतलब वो नहीं पहचान पाए कि ये आवाज़ बना बना के आवाज़ बोल एक रही है। है। नमस्कार, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड। अनकही बातें ज़िंदगी की, जहाँ सुकून, मुस्कान और अच्छे ख़्याल बातों-बातों में ही मिल जाते हैं। यहाँ हम नाम और काम से आगे बढ़कर ज़िंदगी की बातें करते हैं। ये वो जगह है जहाँ सवाल सीधे दिल से निकलते हैं और जवाब ज़िंदगी की गहराई से आते हैं। आज की हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी पहचान सिर्फ नाम या काम से नहीं, बल्कि उनके शब्दों, उनकी आवाज़ और उनकी संवेदना से बनती है। डॉक्टर राखी सिंह कटियार, कवित्री, शिक्षिका, उद्घोषिका, मंच संचालक और सबसे पहले एक संवेदनशील इंसान। उनकी ज़िंदगी में शिक्षा है, साधना है, कविता है, संगीत है और सबसे अहम मानवीय भाव। लेकिन आज हम उनके पुरस्कारों की सूची नहीं पढ़ेंगे, ना ही उपलब्धियों का हिसाब करेंगे। आज हम बात करेंगे उन रिश्तों की जिनसे ये सफ़र शुरू हुआ, उन पलों की जिन शब्दों को जन्म दिया, उस स्त्री की जो हर भूमिका में खुद को जीती रही। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, अनकही बातें ज़िंदगी की। तो राखी सिंह जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अपने ही परिवार में, अपने ही स्टूडियो में आकर। जी। तो कहाँ से शुरू करेंगे बातचीत को? बचपन से शुरू करते हैं। हाल ही में आपकी किताब शाया हुई सुधियों के झरोकों से। मैंने कुछ पढ़ी है, लेकिन किताब के किस्से और जो बयां हैं वो कुछ अलग कहते हैं। आप जितनी गंभीर दिखती हैं उतनी है नहीं, क्योंकि आपने उस किताब में जो बचपन का आपने अपने किस्से बयान किए हैं वो बड़े शरारत से भरे हैं। जी। तो आप हमें ये बताइए कि कैसा था आपका बचपन और कैसी थी आपकी ज़िंदगी, कौन कौन था परिवार में और आपका जन्म कहाँ हुआ? जी, जन्म मेरा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हुआ। हम्म, और हम 4 भाई बहन हैं। हम्म, और मैं जो हूँ वो मतलब पापा की कोई बुआ भी नहीं थी और पापा की कोई बहन भी नहीं थी। हम्म, तो जब मैं पैदा हुई तो मेरे माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि मेरी दादी बहुत खुश नहीं हुई थी, उनको बेटा ही चाहिए था। तो बाद में काफ़ी बदली वो संस्मरण भी मैंने इसमें लिखा है हम्म, कि अम्मा एक सशक्त व्यक्तित्व। तो उनको बहुत अच्छी बात नहीं लगी थी जब उन्हें समाचार मिला कि बिटिया पैदा हुई है। हम्म, लेकिन बाद में वही दादी जो थी वो मोहल्ले में चबूतरे पे बैठ जाया करती थी और तब कहती थी कि ई लड़किनी हमार नाम रोशन कर दीस। हम्म, बहुत खुश होती थी। तो तब कहती थी कि हमारा मन अब बदल गया और वो भेदभाव जो करती थी वो सब उन्होंने बंद कर दिया था कि लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं, लड़कियाँ कम। तो ऐसे परिवार में हुई। माता पिता का सहयोग बहुत बहुत मिला, हमेशा मिला। जब भी कोई इच्छा बताई उनको कि मैं ये करना चाहती हूँ जी, तो उन्होंने कभी ना नहीं करा। जैसे रामपुर रेडियो स्टेशन से बच्चों का प्रोग्राम आता था, तो जब सबसे पहली बार मेरा चयन हुआ, वो लोग आए थे पहले शहर में और मैंने ऑडिशन अप्रूव किया। ये बात है कक्षा 4 की। अच्छा, एक निबंध प्रतियोगिता थी, मम्मी अच्छी या पापा। हम्म, तो पहले मैं अपने विद्यालय से मेरा चयन हुआ, उसके बाद में और विद्यालयों के बच्चों के बीच हुआ। और मैं वहाँ जब ऑल इंडिया रेडियो रामपुर जाने की बात हुई तो पापा ने, हमारे छोटे मामा थे, उनसे कहा कि पप्पू तुम जाओ इसे लेके। हम्म, मतलब मना नहीं किया, सब इंतज़ामात कर दिए कि तुम्हें जाना है। और वहाँ पे मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, अरे वाह! 500 रुपये का। उस समय 500 रुपये और बहुत पुरस्कार बड़ी मिलना बात थी। रेडियो से। हम्म, तो इस तरह से कोई भी चीज़ में जब कहा करना है तो उन्होंने कभी ना नहीं कहा कि हाँ ठीक है करो।
तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और मुझे लगता है इसीलिए मेरा बचपन बहुत सुहाना था, बहुत खुशगवार था। और मूलतः प्रवृत्ति से मैं आज भी शरारती हूँ। हम 3 लोग हैं परिवार में, मैं और मेरे 2 बच्चे। और बच्चे अक्सर मेरी शरारत से यही कहते हैं कि मम्मी कई बार हमें लगता है कि हम आपको पाल रहे हैं। तो पर मुझे अच्छा लगता है कि जीवन में इतना भी क्या गंभीर होना, ठीक है, समस्याएं तो सारी हैं ही, सबके जीवन में है, अलग अलग स्वरूप होता है और स्ट्रगल जो है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। तो अगर करना ही है तो मुस्कान के साथ करते रहें, तो सामने वाले को भी बड़ा सुकून और राहत मिलती है कि भाई कर रहे हैं। तो यही ध्यान रखती हूँ बस। तो आपकी किताब में मैंने पढ़ा कि पीलीभीत जहाँ से आप हैं वहाँ की वो धूल भरी गलियाँ और शरारतें, तो काफ़ी शरारत का जिक्र है। तो मैं चाह रहा था हमारे सुनने वालों और देखने वालों को वो कुछ एक आध शरारत बता देती। जी ज़रूर। जैसे ये जिक्र होता है तो वही गली एक सेंट्रल बैंक की गली कहा जाता है उसे, जहाँ हमारा घर आज भी है। तो वहाँ पर उस गली में जो बहुत सारे मकान थे उसमें एक बहुत बड़ा घर था, बंगला कह सकते हैं आप उसे, और बख्शी गन हाउस था उनका। अच्छा। बहुत अमीर लोग थे, तो उनके यहाँ डोर बेल लगी हुई थी और मोहल्ले में आश्चर्य की बात है उस समय और किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, सब कुंडी खटखटा के ही जाते थे। जी। तो वो हम लोग को जैसे ही पता चला, हमारे लिए वो एक बहुत ही खेल बन गया। और विशेष रूप से जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो हम लोग बारी बारी से, जो हमारा 5-6 लोगों का ग्रुप था, बारी बारी से ड्यूटी लगती थी कि बख्शी जी की घंटी बजा के आएंगे और बाकी लोग छुप जाएंगे, क्योंकि वो आनंद भी लेना है जब बख्शी जी बाहर निकलेंगे और नाराज़ होंगे। तो हम लोग ऐसे अक्सर किया करते थे। एक दिन जैसे ही घंटी बजा के भागा हमारे साथ में पांडू, तो बख्शी जी बाहर निकले और तभी हमारे घर जो काम करने आती थी, सावित्री की अम्मा बोलते थे हम उसे, वो उधर से जा रही थी। तो बख्शी जी को लगा इसी ने बजाई है घंटी। तो बख्शी जी ने कहा कि तूने बजाई है घंटी? तो बोलती है, मुँह पे कहाँ है घंटी बंटी, मैं ना घंटी लेके आ रही, मैं तो काम करने को जा रही। तो बख्शी जी फिर बुनबुनाते हुए अंदर चले गए और हम लोग की हंसी हम रोक नहीं पा रहे, और फिर भागते हुए हम लोग घर आए। तब तक वो सावित्री की अम्मा भी हमारे घर आ गई थी और वो बरबरा रही थी। मम्मी ने कहा क्यों इतना परेशान हो रही हो, क्या हो गया? तो उसने पूरी बात बताई कि सरदार जी मेरा नाम ले रहे हैं। तो तब तक हमारी हंसी छूट गई। तो मम्मी बोली क्यों हंस रही हो, ज़रूर कुछ है। उनको लगता था ये कुछ, बोले ये रखिया का ही काम होगा, क्या करा? हमने कहा हम लोग ऐसे कभी कभी करते हैं। तो फिर मम्मी ने बहुत बोला कि गलत बात है ना, वो दोपहर में आके खाना वाना खा के सोते होंगे और तुम लोग दोपहर में ये काम करते हो, तो ऐसे किसी को सताना नहीं चाहिए, गलत बात है। तो हमने फिर अपने ग्रुप में कहा ऐसी वाली शरारत नहीं करेंगे। लेकिन जब तक कि बहुत मज़ा लिया इसका। नहीं, लेकिन आज वो कभी इत्तेफाक से वो प्रोग्राम देखेंगे तो डर नहीं लग रहा है क्या? नहीं, पता नहीं देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बच्चा समझ के माफ़ कर देंगे कि बच्चों ने की थी शरारत। तो ये तो आपकी एक शरारत हुई, आपने तो कई सारी शरारतें इस किताब में लिखी हैं। दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम के साथ में ये कहना चाहूँगा, मैं किताब का प्रचार प्रसार तो कह भी सकते हैं पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, आप ज़रूर उसको पढ़िए, जहाँ से भी अवेलेबल हो जाए। अगर कहीं नहीं है तो मैं सीधा बताता हूँ, अमेज़ोन से ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, सुधियों के झरोखे से। मैंने उसका तर्जुमा ऐसा निकाला कि जब से सुध आई तब से हमने अपने आसपास झांकना शुरू किया। बचपन वही होता है, बचपन एक तो ये होता है नादानी, तब तक हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब हम लिखने पढ़ने लग जाएं, निबंध समझने लग जाएं, तो वहाँ से सुध आना शुरू हो जाता है। और जब आदमी बड़ा होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना चाहिए, तो वही किताब बन जाती है कि सुधियों से। जब से सुध आई तब से हमने वो किस्से बयान किए। अच्छा, अब बचपन तो आपने बहुत छोटा संक्षिप्त करके हमें बता दिया, लेकिन मज़ेदार था। मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की पहली पहचान घर परिवार से बनी, पिता माता और जीवन साथी, इन तीनों में से किसका असर आपके व्यक्तित्व पर सबसे गहराई से पड़ा? मेरे पिताजी श्री जितेंद्र सिंह जी, वो व्यापार करते थे और गुड़ और धान की आड़त थी हम लोग की जी। तो उनका साहित्य से ऐसे प्रत्यक्ष रूप से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन मुझे आज भी याद है कि पीलीभीत में उस वक्त बहुत लाइट चली जाती थी और बिजली गुल हो गई
तो जब और बच्चे शरारत किया करते हैं, हमारे पिताजी उस समय कहते थे कि हम लोग वो उसे कुप्पी कहते थे, जिसमें वो लाइट जलाई जाती थी, लालटेन रहती थी और वो मिट्टी के तेल की बत्ती वाली, तो वो जलाते थे और पिताजी कहते थे चलो राखी कविताएं सुनाओ। अच्छा। तो वो बचपन से उन्होंने ऐसा वातावरण का निर्माण कर दिया कि हम कविताएं सुनाते थे और पिताजी भी सुनाते थे। वो लिखते नहीं थे, लेकिन वो जैसे नीरज जी की कविताएं हैं उनको कंठस्थ थी और बिल्कुल उनकी हूबहू बिल्कुल नकल करके गाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था, साहित्य से लगाव था उन्हें। तो वो ऐसा वातावरण होता था, तब हम लोग सब बैठ जाते, हमें पता ही नहीं चलता था कि पास में से कोई ताई जी आई कि 2 घंटे हो गए लाइट नहीं है। हम कहते तो 2 घंटे हो गए, क्योंकि हम तो कविताएं कर रहे हैं, एक दूसरे को सराह रहे हैं। मतलब एक ऐसा लगता था कि बहुत ही सकारात्मकता से भरा हुआ रहता था पापा का वो। और कभी भी कहते हैं ना, किसी चीज़ के लिए उन्होंने ना नहीं किया, ना ये कभी फ़र्क समझा कि ये बेटी है इसलिए नहीं करें। तो परिवार से मैं ही हॉस्टल में गई और थोड़े बहुत समय के लिए 10 साल रही मैं, पूरा उनका सहयोग मिलता रहा हर तरह से। तो पिताजी याद आए हैं, तो नीरज जी भी याद आए हैं, तो 2 लाइनें तो हमें वो सुनाई दीजिए कि कौन सी कविता उस वक्त वो उनकी राग में गाते थे। अभी इस वक्त तो मुझे वो पंक्तियाँ याद नहीं है, लेकिन एक पापा और गाते थे जिसके मुझे कवि नहीं पता है, लेकिन पापा गाते थे। उनका गला बहुत अच्छा था, शायद मुझे थोड़ा बहुत उनसे मिला है। तो वो एक गाते थे ऐसे कि साध से नहीं मुझे तो साधना से प्यारे है, एक बार तीर पर खड़ा हुआ प्रसन्न चित्त, प्रश्न किया बावरी नदी किधर कहाँ चली, तो मैं किसी की रूप राशि पर विमुग्ध हो अधीर, फिर रही हूँ ढूंढती पुकारती गली गली, किंतु तुम युगों युगों से इस प्रकार बह रही, मिल गया अभिष्ट तो मिला पिया का द्वार ना, भीख से नहीं मुझे तो याचना से प्यारे है, साध से नहीं मुझे तो साधना से प्यारे है। तो ये इस तरह की पंक्तियाँ गाते थे और वो आर्य समाज के बहुत बड़े समर्थक थे। हमारे यहाँ रविवार को हवन होता था, हर रविवार को। अच्छा। तमाम मंत्र उन्हें सब कंठस्थ थे, तो वो हम लोग करते थे, अच्छा लगता था। तो वो मानते भी थे, स्वामी जी को बहुत मानते थे। तो एक वो और भजन गाते थे, वेद की बंशी हाथ में लेकर महर्षि ने जब गीत सुनाए, सारे जहां में छा गई मस्ती, झूम उठे सब अपने पर आए। तो इस तरह के गीत वो गाया करते थे और बड़े सुंदर गाते थे। मतलब अगर परिवार में ये पहले से कविता और गाना वगैरह तो रहा, वहीं से आपको ये संगीत की और ये कवि बनने की प्रेरणा मिली। हाँ। आपने विज्ञान, साहित्य, शिक्षा और संगीत इतने अलग अलग रास्ते चुने, तो क्या ये तलाश थी या जिंदगी ने खुद रास्ता दिखाया? मैं कहूँगी कि ज़िंदगी ने खुद रास्ता दिखाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बीएससी करने के लिए आगरा गई, और उसी आगरा में बीएससी के दौरान ऑल इंडिया रेडियो आगरा खुला। अच्छा। अब यहाँ से मेरी दशा और दिशा फिर बदल गई। मैं साइंस के लिए आई थी यहाँ पे, मैंने तुरंत निर्णय लिया और किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया। मैं बहुत अपने मन से निर्णय बचपन से लिया करती थी। मैंने कहा कि मैं मास्टर्स जो है वो हिंदी में करूँगी, हिंदी साहित्य में। सब लोगों ने डराया कि बीएससी में तो क्या आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है, छोटे छोटे होते हैं, और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है साइंस का, तो डायग्राम बना दिया, लेबलिंग कर दी और एक्सप्लेन कर दिया। हिंदी में तो बहुत लिखना पड़ता है। तो सब लोग बोले कैसे करोगी? तो मैंने कहा मैं कर लूँगी, जैसे भी करूँगी, पर मुझे करना है। क्योंकि मेरे स्टेशन पे डायरेक्टर थे उस समय मिस्टर PS देव। अच्छा। वो मेरी बहुत प्रशंसा करते थे और वो मुझे कहते थे, राखी तुम ना आकाशवाणी की बेटी हो। अरे वाह। तो एक बार किसी ने कहा कि आप हमेशा उसे कहते हैं कि आकाशवाणी की बेटी है राखी, हैं तो और भी अनाउंसर्स बहुत सारी हैं, पर राखी को क्यों कहते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखो, बेटियां जो होती हैं ना, पिता कोई संकोच नहीं करता, कोई भी काम उन्हें सौंप सकता है। बेटा पानी ला दो, बेटा ये कर दो, हर तरह का। तो ये ऐसी है कि अगर हमारे बच्चों के प्रोग्राम का जो कंपेयर वो नहीं आ रहा है,
तो बोले राखी तुम कर लो रिकॉर्ड जाके, मजदूर मंडल का नहीं आया तो राखी जाओ तुम कर लो, महिलाओं के कार्यक्रम का नहीं आया तो बोला राखी चलो आज तुम कर लो, आज वो नहीं आई जो एंकर कर रही है। तो कहते थे मुझे इतना सुकून होता है जिस दिन ये ड्यूटी पे होती है, मुझे लगता है आज कोई भी इमरजेंसी नहीं होगी क्योंकि ये है तो मैं इससे काम करा लूँगा। तो इसलिए वो कहते थे, मैं इसीलिए बोलता हूँ ये हमारी आकाशवाणी की बेटी है, तो इसे हम बिना संकोच के काम करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि सरकारी महकमे में भी महिलाओं को इस तरीके से सम्मान के साथ में जी और एक रिश्ते के नाम से बुलाया जाए, बिल्कुल, उस वक्त की बड़ी बात थी शायद, बहुत बहुत है बड़ी। ना। अभी फिर आपने पीएचडी की, सब लोग करते हैं, तो पीएचडी सिर्फ डिग्री होती है या अपने भीतर उतरने की यात्रा, आपके लिए क्या था? मैं उसे अपने भीतर उतरने की यात्रा मतलब समझती हूँ। और देखिए जब मैंने पीएचडी का जब विषय चुना हम्म, तो बहुत आसान से विषय भी ले सकती थी, लेकिन मैंने द्विवेदी युग की एक पत्रिका थी, जुलाई 1922 से लेके फरवरी 1950 तक वो चली और नवल किशोर प्रेस लखनऊ से निकलती थी। जी, माधुरी नाम था उसका। हाँ, और माधुरी पत्रिका के संपादक बहुत लंबे समय तक प्रेमचंद जी भी रहे, पंडित दुलारे लाल भार्गव, मतलब उसमें जो भी सबसे अच्छा लिखने वाले थे उस वक्त के लोग, वो सब माधुरी में लिखा करते थे। हंस के समकालीन थी। जी, तो जब मैं अपने डॉक्टर बीके सिंह जी जो मेरे गाइड, प्रणाम करती हूँ उनको, वो अब इस दुनिया में नहीं है पर उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि तुम ये एक बात समझ लो कि मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा नहीं ना मैं तुम्हें कोई ऐसा रास्ता बताऊंगा कि राखी वहाँ से आसान होगा। मेरे साथ अगर काम करोगी तो बहुत मेहनत करनी है और सब कुछ खुद करना है। तो मैंने कहा सर मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा इस पत्रिका पे काम नहीं हुआ है, करो। अब हुआ क्या, जो आप कह रहे हैं ना भीतर तक जाने की यात्रा, शौक है पढ़ने का, साहित्य का, संगीत का। फिर एक चिरंजीव पुस्तकालय आगरा में था जहाँ पे मुझे 100% प्रतियाँ उसकी मिल गई। अच्छा। वरना कहीं पे भी नहीं मिल रही थी कि पुरानी पत्रिका है, अंक इतने ख़राब हो चुके थे कि पढ़ना जाए, वहाँ पे सब थे। तो हुआ क्या, शुरुआती कम से कम 6 महीने मैं जाती थी वहाँ पे और मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं, इतना इतना। तो मैं अपनी एक डायरी ले आती थी, उसमें वो नोट करने लगी। पर मुझे लगा धीरे धीरे कि मैं उस तरह से नहीं चल रही हूँ जो मैंने अध्याय बांटे हैं। पत्रिका में प्रकाशित कथा साहित्य का अनुशीलन, पत्रिका में प्रकाशित निबंध, तो मुझे सारे ही करने हैं। पर मैं वो रुचि कविता में, तो कविता में ही लग गई। अच्छी अच्छी कविताएं कोट की तरह उतारने लग गई। फिर मैंने कहा जब गुरुजी ने कहा कितना काम हो गया है, मैंने कहा सर, तो बोलते हैं देखो अच्छी बात है तुम्हारी कविता में रुचि है, पर अभी तुम्हें वो बिल्कुल जैसा घोड़ा होता है ना कि आँख पे बांध देते हैं उसके, तो आपको वो बांध के चलना है कि मुझे अपने जो पाठ हैं बटे हुए उसके आधार पे काम करना है, वरना बहुत डिले हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। पर मैंने उस पत्रिका को पढ़ा ही नहीं, उसके सारे अंक ऐसा लगता है मेरे अंदर वो समा गए हैं। अब मुझसे माधुरी पत्रिका के विषय में कोई भी बात करे तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने उस वक्त बहुत मेहनत से पढ़ लिया। अच्छा। और फिर जो श्रीमती रानी भार्गव जी हैं जो उसकी मालकिन, मैं लखनऊ में उनसे मिलने भी गई, वो बहुत प्रसन्न हुई, बोली इतनी मेहनत का काम बच्चे आजकल करते नहीं हैं, तुमने ऐसा विषय चुना है। पर बहुत अच्छा लगा कि हिंदी पत्रकारिता का विषय हो गया। उस समय की जो पत्रिका थी, ये मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी यहाँ पे, अश्लीलता या कोई भी चीज़ हो उसकी परिभाषा समय के अनुसार कैसे बदलती है, उसका एक उदाहरण दे रही हूँ। मुझे अभी तक याद है कि अगस्त 1924 के अंक में एक लेख लिखा था उसमें, और उसमें लिखा था कि समाज में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, स्त्रियां केश कतरवा रही हैं। अच्छा। तो मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि उस वक्त स्त्रियों का बाल कटवाना अश्लीलता की श्रेणी में माना जाता था, तभी तो एक इतनी बड़ी पत्रिका में भी लिखा गया है। लेकिन आज क्या आप सोच सकते हैं मतलब समय के साथ साथ परिभाषाएं बदल जाती हैं, चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। तो उस पढ़ के मेरे चेहरे पे मुस्कान सी आई। फिर मैं सोचने लगी कि कितनी चीज़ें बदलती हैं, तो कैसे कैसे ये सफ़र होता है, बदलाव की जो प्रक्रिया होती है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने तो जो अपना शोध कार्य किया उसमें बड़ा आनंद लिया, हर पल, हर क्षण, हर शब्द को पढ़ा, अपने मन की यात्रा में शामिल करा और बड़ा आनंद लिया। तो मेरे लिए कोई बोझ नहीं था, मुझे लगता है कि और कर सकते हैं तो और भी पीएचडी करनी चाहिए पर वो जिम्मेदारियां भी होती हैं जो निभानी ज़रूरी हैं। बहुत से लोगों के साथ काम किया, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस जगह काम करते हैं या तो कोई ख़राब बात याद रह जाती है या एक बहुत अच्छी बात याद रह जाती है।
वो क्या थी? रेडियो के सफ़र में अच्छी बातें बहुत सारी हैं। हम्म उसमें से जैसे सबको पता था कि ये यहाँ पे पढ़ाई भी कर रही है, हम्म ठीक है, और यहाँ पे रेडियो में काम भी करती है, जी। एडवर्टीजमेंट में अपनी आवाज़ भी देती है, खुले मंच पे कोई कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भी ये करती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें कर रही है जी। और मेहनती लड़की है, संघर्षशील है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि उस समय जो रेडियो में ड्यूटी ऑफिसर होते थे, 5-6 लोग थे उस समय। और सबसे सुखद संयोग ये है कि सब के सब इस बात का ध्यान रखते थे, अगर पता होता था कि आज राखी ड्यूटी पे है तो उनको पता है कि हॉस्टल से है वो, तो उनकी जो पत्नियां थी, हमारी भाभियां, वो भी अच्छा आज राखी ड्यूटी पे है तो वो मेरा टिफिन भेजती थी। अरे वाह, वेरी गुड। ये बहुत बड़ी बात है, कौन किसके लिए इतना करता है। मतलब नीरज जी थे वहाँ पर, वो भी लाते थे, राजेश श्रीवास्तव जी, उनको बाद में मैं राखी भी बांधने लगी, भाभी ने मेरे लिए बहुत बहुत ही सहयोग करा। तो जहाँ आज राखी जी हैं तो मेरा टिफ़िन आता था और मैं बिल्कुल निश्चिंत होके वहाँ पे आराम से खाना खाती थी और 11:30 बजे तक प्रसारण में रहती थी। तो ये चीज़ जो है ना मेरे दिल को आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है, आज भी उन लोगों से मेरे रिश्ते हैं, अभी भी, और और बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम सुख दुख में एक दूसरे के साथी हैं। तो जिनके साथ भी काम करा उनसे एक संबंध बन गया, वो मेरा परिवार बन गए। तो यही ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। जैसे कविता जीवन में आई तो उससे रिलेटेड एक सवाल मैं अगर आपसे करूँ तो जैसे आपकी रचनाओं में संवेदना एक स्थायी स्वर है, क्या ये जिंदगी से मिला उपहार है या किसी पीड़ा से उपजी हुई शक्ति? जो मेरा सबसे पहले कविता लिखना शुरू हुआ था, मुझे हम लोग आपस में 4 भाई बहन थे, तो स्वाभाविक है लड़ाई झगड़ा भी होगा, और होता सभी घरों में होता है, वो अलग तरह के झगड़े होते हैं। तो जो मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरे हमारा बड़े भैया से किसी बात को लेके झगड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत हर्ट करी थी वो बात, बहुत दिल दुख गया था। और दिवाली की रात थी और पटाखों को लेके हुआ था झगड़ा, पर मैंने इतना दिल पे उसे ले लिया। मैंने उस दिन पहली बार 5 कविताएं लिखी, और उस समय भी कविताओं में वो अल्हड़पन जैसा नहीं था, उसमें भी एक सीख की बात होती है, जैसा आपने सुधियों के झरोकों में देखा है। तो मैंने वो कविताएं लिखी और मैंने दूसरे दिन सुबह पापा को दिखाई, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, कहाँ से सीखी? तो हमने कहा कि ऐसे ही, कल भैया ने मुझे बहुत ऐसे भला बुरा बोला। तो पापा बोले तो अच्छी बात है, फिर तो लड़ाई होती है, तुम्हारी कविताएं लिखेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सही बात है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो कहीं ना कहीं मन में दुख, अब उस दुख को कोई ऐसे ही उड़ा सकता है, कोई ऐसा दुख नहीं था, लेकिन शुरुआत उससे हुई। फिर जब जब जीवन में विषमताएं आई, तब तक कविता जो है और तीव्र होती गई, ठीक है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि अगर हम अपने दुख की भी बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत करें, उसे पढ़ के कोई टूटे ना, उसे पढ़ के टूटा हुआ व्यक्ति जुड़ने का प्रयास करे, वो जुड़ जाए। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इसलिए जो बचपन के संस्मरण है उसमें भी मैंने सोचा कि मैंने वो बातें लिखी जो एकदम बचपन की हैं, पर अब तो मैं बड़ी हूँ ना, तो मुझे वो चीज़ें भी डालनी चाहिए कि मेरे हिसाब से अब ये कैसा होना चाहिए था, या बच्चों को इससे क्या संदेश मिल रहा है, या हमने कोई गलती की है, हमने किसी को सताया है, तो हमें क्या करना चाहिए था उस वक्त। तो वो इसलिए हर पार्ट में वो चीज़ें भी डाली हैं कि हमें करना क्या चाहिए, या ये बात हुई तो हमें इससे क्या सबक मिला। जैसे मैंने एक उसमें लिखा था कि हम जाते थे तो जुगनुओं को हम लोग बॉटल में भर लेते थे, और वो हमारे लिए टॉर्च जैसी हो जाती थी, और जुगनू तो मिलते भी बहुत थे। तो हम जाते थे, देवी माँ जयसंतरी देवी है वहाँ पे, उनका दर्शन करने जाते थे, और आते समय रात हो जाती थी और बोतल लेके ही जाते थे, उसमें भर लेते थे कुछ जुगनू। हमारे लिए खेल होता था, तब हमें समझ नहीं आता था कि वो भी प्राणी है, छटपटाहट होती होगी अंदर, कुछ घुट के मर भी जाते थे, तो तब तो समझ नहीं आता था। लेकिन वही अब सोचते हैं कि कोई भी चीज़ को सीखने में एक वक्त लगता है, एक पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और ज़िंदगी के सबक एक बार में नहीं याद होते हैं, कई बार हमें उनसे गुजरना पड़ता है, तब कहीं समझ आता है कि ये बात गलत है। आज मैं कह सकती हूँ कि वो हम गलत करते थे, लेकिन उस वक्त हमारे लिए अपना मनोरंजन था, हमारे लिए वो प्रकाश बड़ा अच्छा लगता था हमें। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं तो अभी भी वहीं अटका हुआ हूँ कि वो कौन सी बात थी भैया की जो आपको कवित्री बना दिया उन्होंने।
तो मेरे सुनने वाले और देखने वाले भी कवि बनना चाहेंगे तो वो क्या कवि मतलब कवि कैसे बन जाता है? ऐसी कौन-सी कड़वी बात होती है? और वो भी बताइए कि उसके बाद में फिर बड़े भाई साहब से फिर सुलह वगैरह हो गई क्या? दरअसल मैं बचपन से बड़ी पढ़ाकू किस्म की थी और इस बात को लेके भैया की बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि भैया उतना पढ़ते नहीं थे हुँ, और हमारे रिजल्ट में भी ज़मीन आसमान का अंतर होता था। हुँ, तो हम लोग के छमाही परीक्षा जिसे हम कहते हैं वो तब होने वाली थी, दिवाली के बाद हुआ करती थी और हम पढ़ रहे थे तो पापा ने एक नहीं कम से कम 5-6 बार उन्हें टोका था कि वो पढ़ रही है तुम भी पढ़ने बैठ जाओ। हाँ, तो भैया ने उस दिन कहा जब बात हो रही थी हम लोग कहते थे रोशनी वाले पटाखे हमें दे दो और वो आवाज़ वाले तुम ले लो, ये हिस्सा बंटवारा हो जाता था। हुँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस बार हम कुछ नहीं देंगे तुम्हें, तुम बस पढ़ो, बस मम्मी पापा खुश रखो तुम और देखना कुछ कर नहीं पाओगी, कोई टॉप अप नहीं कर पाओगी जो हर समय पढ़ती रहती हो। हुँ, तो हमको बहुत ख़राब लगा कि ये ऐसे बोले कि कुछ कर नहीं पाओगी, तो हमको दिल में अंदर तक लग गया कि यार ऐसे बोल दिया इन्होंने कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो बच्चे के मन की बात थी कि उसे हर्ट हुआ और फिर लिखा और फिर वही बड़े भैया भानु प्रताप सिंह उनका नाम है, तो उनके साथ फिर बहुत सारी संस्मरण मैंने इस पर लिखे हैं। जैसे बच्चों की बातें, जैसे मुझे बहुत पसंद है बैंगन की सब्ज़ी हुँ, और मम्मी जिस तरह से बनाती थी कढ़ाई लोहे की कढ़ाई में, तो हम लोग कोई त्योहार था और मम्मी गरम गरम कचौड़ियाँ बना रही थी उड़द की दाल की और फिक्स था मेन्यू हर त्योहार पे बैंगन की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी, तले जी, हुए आलू, एक रसे की सब्ज़ी और लौकी का रायता, इतनी चीज़ें बनती थी। हुँ, तो वो जो बैंगन में जो बैंगन का डंठल होता है ना, हुँ, वो मुझे बहुत पसंद था, अभी भी मुँह में पानी आ रहा है तो हुआ क्या, भैया को भी अच्छा लगता था। हाँ, तो हमने बारी-बारी से गरम-गरम कचौड़ी लेने जाना है, किचन तक जाना है। तो भैया से हमने कहा कि एक बार तुम जाओ, एक बार हम। हुँ, तो जब भैया गए ना, उतनी देर में उसमें 2-3 डंठल थे, तो हमने चूस लिए सब अच्छी तरह से। हुँ, और फिर डर भी लगा कि अरे! ये आएँगे तो कहेंगे ये तुमने क्या किया? हुँ, तो उसके बाद में उन पे आर्टिफ़िशियली थोप दिया, बैंगन की सब्ज़ी थोप दी और ऐसे छुपा हाँ, के रख चुप दिया। हुआ क्या, जब भैया आए तो उन्होंने भी अपनी कचौड़ी तोड़ी और वो बैंगन का डंठल उठाया कि इसको चूसेंगे। यहाँ तक ले गए, उसके बाद वो जो थुपा हुआ था वो गिर गया। अब जैसे ही गिरा वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए मम्मी! तो मम्मी ने कहा क्या हो गया? उनको लगा पता नहीं क्या हो गया, जल गया हाथ की कचौड़ी इतनी गर्म थी। बोले इसने सारे डंठल खा लिए और मैं वहाँ से नदारत हो गई, मुझे पता चल गया मेरी पिटाई हो जाएगी। तो बहुत देर के बाद फिर मैं शाम को छुपी रही मैं नीचे जाके और आई, तब मम्मी ने कहा, हमारी मम्मी की खास बात थी ना, उन्होंने कभी ऐसे मारा पीटा नहीं, जबकि उस समय बहुत आसानी से मारते हाँ, थे लोग। बिल्कुल, हाँ, वो समझाती थी बहुत प्यार से, तो बोलती थी देखो बेटा तुम्हें भी अच्छे लगते हैं, भैया को भी अच्छे लगते हैं, हुँ, है ना, तो अगर 3 थे उसमें तुम चलो 2 खा लेती, एक तो छोड़ती उसके लिए, है हुँ, ना, ऐसा नहीं कि जो चीज़ अच्छी लग रही है वो सब हम ही खा लें। जी, तो आंसू आ गए मेरे इस बात पे, क्योंकि वो इतने प्यार से समझाती थी, तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी अब नहीं करूँगी ऐसा तो इस तरह के बहुत सारे किस्से थे बचपन के। तो मुझे ये लगा कि लिखने से एक तो जो हमारे उम्र के लोग हैं हाँ, उनको जब पढ़ेंगे तो एहसास होगा कि अरे ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। दूसरा मुझे विशेष रूप से ये था कि जो अभी पीढ़ी है या मेरे अपने बच्चों का बचपन भी बिल्कुल अलग था मेरे बचपन से, जी, तो वो ये समझेंगे कि उस समय का बचपन कैसा हुआ करता था, इनके खेल खिलौने कैसे थे, राइट, ये छुट्टियों में किस तरह का समय बिताते थे। हुँ, अब तो छुट्टियों से पहले ही प्लान हो जाता है कि हम वहाँ जा रहे हैं भागे, घूमने के लिए और घूम के आते हैं और बस। लेकिन हम किस तरह से, कोई डिमांड भी नहीं होती थी कि हमें कहीं घूमने जाना है। पास में नानी का घर था, बस उसी गली के दूसरे छोर पे, वहाँ चले गए और नहीं तो गली में अपना पूरे समय खेलना है। और बड़े अभी सोचो तो इतने क्रिएटिव से खेल हुआ करते थे। हुँ, पूरा जीवन मुझे लगता है कि हमने उससे सीख लिया। हुँ, हम गुड्डा गुड़िया का जब विवाह करते थे तो बाकायदा हर रस्म होती थी जो बड़े लोग करते हैं। अच्छा, हाँ, चाहे वो सामान देना हो, तोहफे देना हो, तो हमारा एक हुँ, साथी, दहेज भी, हाँ, वो बोले कि राखी ना तुमने बिल्कुल गलत फैसला करा, हम लोग को बनना चाहिए था लड़के वाला, तो अच्छा, हमें दहेज भी मिलता और हमारे यहाँ गुड्डा गुड़िया दोनों रहते। इसने हुँ, ही हाँ कर दिया आगे बढ़ के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हुँ, मतलब हम लोग कितना सीखते हैं, त्याग है, समर्पण है, ये हुँ, सारी चीज़ें हम अपने बचपन से ही तो सीखते हैं। उस वक्त हुँ। हमें पता नहीं होता है कि हम सीख रहे हैं, पर वो प्रक्रिया तो पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है। लेकिन उस वो ज़माना था कि लड़का-लड़की में भेद तो हुआ करता था, जी। कि लड़कों को ज़्यादा तरजीह दी जाए और
लड़कियों को कम, वो भी आपने महसूस किया होगा। जी, मेरी दादी जो थी ना, वो हमेशा हर त्योहार पे बड़े लोग पैसे देते हैं, तो मेरी दादी जो थी बड़े भैया को 1 रुपया देती थी और मुझे 50 पैसे और छोटे भाई बहन को 25-25 पैसे। तो हमें बड़ा ख़राब लगता था कि हम भैया को पूरा 1 रुपया देती हैं, जबकि भैया 2 ही साल बड़े हैं मुझसे। अच्छा। तो मैंने एक बार पूछा अम्मा से कि अम्मा क्यों ऐसे क्यों करती हो, हमको भी दो, अगर आपकी बड़े लोगों को 1-1 रुपया दे दो, छोटे वालों को कम। तो सीधे बोलती थी कि तू का लड़का की बराबरी कर लोगी, हाँ तू लड़के नहीं। तो हम फिर चुप हो जाते थे। हम मम्मी से कहते यार अम्मा बहुत पक्षपाती हैं। तो फिर वही अम्मा लेकिन बाद में बदली और बहुत अच्छी तरह से बदल गई। तब उनको लगता था कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, सब बच्चे एक जैसे हैं जी। तो उनमें फिर बदलाव भी आया। अभी जब ये भाई साहब वगैरह मिलते हैं तो अभी तो अच्छे से मुलाकात होती है, बहुत अच्छे से होती है, लेकिन पुरानी बातें कुछ याद आती हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी नहीं, बातें होती हैं। नहीं मगर वो भैया कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत लड़ा करती थी, ऐसा सब कुछ? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। और थोड़े अफसोस की बात है कि अभी सितंबर में भैया की डेथ हो गई, ऑल ऑफ ए सडन, बड़े भैया। सॉरी मुझे। हाँ, सितंबर में ही उनको हार्ट फेल हुआ। और ये दरअसल जब पुस्तक मैं लिख रही थी तो हमने सब प्लान किया था कि इसका लोकार्पण हम पीलीभीत में करेंगे, क्योंकि जहाँ की गली की बात है, जहाँ के दोस्तों की बात है। और मन में सोचा था कि इसमें जिसका जिसका जिक्र है उन सबको मैं मंच पे बुलाऊंगी और सम्मानित करूंगी कि आपके साथ मेरी यादें जो थी वो। तो पर ये कुछ चीज़ें हमारी योजना में होती हैं, पर कुदरत की योजना अलग होती है, पता नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी मेरा वडोदरा में एक परिवार बन गया है, जो बड़े प्यारे लोग हैं, आप लोग सब लोग। तो मैंने कहा इनके साथ ही कर लेती हूँ विमोचन। तो इस तरह नहीं, लेकिन हाँ जब तक भैया थे तो हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार और वो बचपन की वो शरारतें और वो नहीं ध्यान रखते थे। चलिए बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं अपन कि आप ये मुझे बताइए कि कोई ऐसा पल जब कविता ने आपको संभाला हो? बहुत सारे पल। मैं तो कहती हूँ कि जीवन की जब भी विषमताएं उनसे मैं गुजरी हूँ, विपरीत परिस्थितियों से गुजरी हूँ, तो साहित्य और संगीत ये 2 चीज़ें मेरे साथ अपनी थी और इन्होंने मुझे उस परिस्थिति से उभरने में बहुत मदद की है। जब मेरे जीवन साथी अचानक, उनका भी हृदय गति रुकने से निधन हुआ और ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे जीवन ठीक होगा, क्या होगा। तो उस वक्त भी जब मन में बहुत पीड़ा थी तो भी लिखा, और हर बार लिखने के बाद में थोड़ा सा बेहतर महसूस हुआ, या कुछ गुनगुना के रो भी लिए तो जिसे कैथारसिस बोलते हैं, रेचन होता गया। तो इसलिए साहित्य ने और संगीत ने, दोनों ने बहुत संभाला। और मुझे लगता है सभी को इन 2 चीज़ों में जो है वो अपनाना चाहिए जीवन में, क्योंकि ये हमें हर बुरी से बुरी परिस्थिति से भी निकालने में पूरी मदद करते हैं। उस समय की कोई वो जो कविता आपने लिखी थी, वो कुछ चंद उसके लाइनें अगर हमें मिल जाती तो? मैंने लिखा था कि अत्यल्प अपितु सुंदर, व्याप्त मौन, विस्तृत शांत अनिंद चीड़ शिखरों से झांक रही रश्मियों की पंचक किरणें, कभी कार्य का निष्फल होना, कभी किसी की व्यर्थ भत्सना का शिकार होना, कुछ सुजनों का लघुकालिक सहयोग, मेरी कविता के अमिट गुंजित स्वर, क्या है ये, यही जीवन है। बहुत अच्छा सोचा। और वाकई आप मैं भी ये समझता हूँ कि कविताएं जब कोई नहीं होता तो हमारे खुद के शब्द, हमारी खुद की सोच और कविता के रूप में वो हमें हमारा साथी होता है और हमें हौसला देता है। दूसरा में था कि वापस अगर मैं आकाशवाणी ले चलूँ आपको, तो आकाशवाणी की उद्घोषिका, मंच संचालक, आवाज़ से जुड़ा ये रिश्ता आपके भीतर क्या बदलता रहा? एक बार फिर मैं बचपन से शुरुआत करूँगी कि जब रेडियो में कार्यक्रम आता था बाल जगत, आकाशवाणी रामपुर से, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसमें चीकू भैया एंकर होते थे। उनका चीकू भैया नाम कार्यक्रम के लिए ही था, वैसे उनका नाम श्याम मोहन सक्सेना जी था। बड़ी अच्छी आवाज़ थी उनकी। तो मैं तो मुरीद थी कि कब इनसे मिलूंगी, सोचती थी। अच्छा, पापा सहयोग तो करते ही थे हमेशा। एक टेप रिकॉर्डर ले आए और अपने दोस्त की दुकान से ख़रीद के लाए, तो हमको 7 कैसेट एम्प्टी खाली कैसेट मिली, वरना 1 कैसेट मिलती थी साथ में। और हम तो शुरू हो गए, भरने का शौक़ उसको।
तो एक बाल जगत रच डाला, अकेले उसको रिकॉर्ड किया और तरह तरह की बच्चों की आवाज़ें बनाई। ठीक है, हाँ बेटा बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम तो लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुए हो, क्या नाम है तुम्हारा? वनीता। अच्छा क्या सुनाओगी? कविता। तो सुनाओ। तो इस तरह से मैंने प्रोग्राम किया, लगभग 10 बच्चों की आवाज़ें निकाली। और जब वो सुनाया तो पापा बोले अरे बहुत बढ़िया है, ये बच्चे कहाँ, कौन से बच्चे लाई तुम ये? तो मतलब वो नहीं पहचान पाए कि ये आवाज़ बना के बोल रही है। तो मैंने कहा कि ये तो मैंने ही अपनी आवाज़ें बदल बदल के बनाया। तो बड़े खुश हुए, बोले ये तो बहुत बढ़िया है। तो बोले क्या करो तुम रिकॉर्ड। तो ये जो वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। फिर कहते हैं ना कि जब आप सोचते हैं तो पूरी कायनात जो आपका साथ देने लगती है। तो जो सोचा था, देखिए निबंध प्रतियोगिता में पहुंच गया आकाशवाणी रामपुर। उसके बाद में समूह गीत प्रतियोगिता होती थी, समूह गान, उसमें मैंने साथ में गाया भी था और कॉन्गो बजाया भी था उस वक्त। अच्छा। जब क्लास 6 में थी मैं, कक्षा 6 में। और तब हम फिर से हम लोग को प्रथम पुरस्कार मिला। GGIC पीलीभीत की बात है, वहाँ से हमारी टीम गई थी। तो वो हर चीज़ से एक सीखने का मौका मिलता रहा कि कहाँ पे कितनी चीज़ करनी है। और रेडियो तो मतलब सबसे हसीन मैं रेडियो को मानती हूँ। अच्छा। जैसे हम एक नाटक कर रहे थे, उसका नाम था ब्रज भाषा में था। तो जो मुख्य कलाकार आनी थी वो नहीं आ पाई किसी वजह से, और मैं उस दिन ड्यूटी पे थी जी। तो सर ने कहा आकाशवाणी की बेटी तो बोला कि ये राखी से करवाओ, देखो। दूसरे सर ने कहा कि राखी से बोलो। तो वो सर बोले कि पर राखी की वो भाषा ही नहीं है ना, हमें ब्रज भाषा में करना है, और वहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको स्वर परीक्षा देनी होती है। आप भजन गाते हैं लेकिन आप गज़लें गाना चाहते हैं तो गज़ल की स्वर परीक्षा ऑडिशन अलग होगा। तो बोलते राखी कैसे बोले अच्छा देखो तो डायलॉग दो उसको। तो हमको डायलॉग दिए गए और हमें शौक है अलग अलग भाषाओं का, बोलियों का, तो हम बोल पाए। तो सर खुश हो गए कि आज चलो हो जाएगा। अब समस्या ये आई कि हमारे जो पति का किरदार कर रहे थे वो बहुत बड़े कलाकार पंडित जगदीश शर्मा जी। अच्छा। इप्टा के आर्टिस्ट, और मतलब बहुत सालों से वो मंच पे नाटक और रेडियो के नाटक। तो हमें उनकी लड़ाका बीबी का किरदार करना था। झलकी का नाम था सुर को जादू, यानी सुर का जादू। अच्छा। और वो हारमोनियम पे रियाज कर रहे हैं, दरवाज़ा कोई खटखट आ रहा है। तो हमें जो डायलॉग बोलना था हम बोल ही नहीं पा रहे थे, इतने सीनियर हैं, मतलब हम लड़ाका बीवी कैसे बनेंगे इनकी। एक रीटेक हुआ, दूसरा हुआ, फिर वो बोले उनसे इशारा करके भाई रुको। फिर हमसे बोले देखो बिटिया, हम इस समय तुम्हारे पति हैं और हम सीधे साधे, तुम हो लड़ाका। तो ऐसा करो, कमर पे रखो हाथ और फिर बोलो डायलॉग, हमारे सफ़ेद बालों पे मत जाओ। तो ये चीज़ जब उन्होंने ऐसे कहा तो हम थोड़े से खुले। बहुत सही। बड़ा अच्छा सा डायलॉग था उसमें। हमने भी कमर पे हाथ रखा और हमने कहा अरे जी कहाँ सर्री पने की बातन नहीं कर रहे हो, जाके दरवाजो तो खोलो। तब सर वहाँ से बोले कि सही है। और फिर हमने वो पूरी झलकी की। तो मतलब कई बार होता है परिस्थिति के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें सिखाती हैं। राइट। कि हमें इस समय क्या करना है, उसके हिसाब से हमें अपने मन को तैयार करना है। ये नहीं देखना है कि अरे नहीं हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो नए कलाकार हैं, हम तो पहली बार कर रहे हैं। ये सबसे निकलना पड़ेगा। यानी आपको हमेशा अपने आत्मविश्वास का संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ओवर भी नहीं होना चाहिए और अंडर भी नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे संतुलित भोजन शरीर को स्वस्थ करता है, वैसे ये संतुलन जो है आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है कि आप में आत्मविश्वास तो हो, लेकिन सीखने की प्रक्रिया जो है वो हमेशा होनी चाहिए। तो जगदीश शर्मा जी ने मुझे ये हौसला दिया, मैं प्रणाम करती हूँ उनसे, वो जहाँ पे भी हो सुने, और तब मैं सीख पाई। और रेडियो में एक और चीज़ होती थी, जैसे अब हमें दूर से आना है, अब टीवी पे यहाँ पे तो हम लोग आते हुए दिख रहे हैं कि हम दूर से आ रहे हैं, लेकिन रेडियो में ये एहसास कराने के लिए, मान लीजिए दरवाज़ा किसी ने खटखटाया और मुझे जाना है, तो हमें बताया गया, सिखाया गया कि कैसे करना है। तो मैं बोलना है मुझे आती हूँ, और ये इफेक्ट देना है कि मैं दूर से आ रही हूँ। तो ऐसे बोलते थे हम, आती हूँ। अच्छा। तो जब साइड से करके इधर तक आएंगे तो जो आवाज़ आएगी उसमें लगेगा कि दूर से आती हुई आवाज़ है, तो धीरे धीरे पास में आ गई। ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखी रेडियो से बहुत अच्छी तरह से। वहाँ पे ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव थे उस समय, अभी तो डायरेक्टर होकर रिटायर हुए हैं, सर्वेश कुमार जी, वो भी गाइड करते थे। अच्छा। हाँ, कि अच्छा कर रही हो, करो। तो ये सब चीज़ों, मैं तो कहूँगी कि मुझे अच्छे लोग बहुत मिले और जिनसे मैंने कुछ अच्छाइयाँ सीखी, आज भी प्रयासरत हूँ।
अगर आप खुद अच्छे हैं तो जग अच्छा है, अगर हम अच्छे हैं तो संसार अच्छा लगता है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सोच के लोग मिल भी जाते हैं। चलिए अगले पड़ाव की तरफ अगर मैं कहूँ कि आप तो कवित्री हैं, हमेशा मंच पर खड़े होकर अपनी कविताएं पढ़ती हैं, तो मंच पर खड़े होकर कभी ऐसा लगा कि आप श्रोताओं को नहीं खुद को सुन रही हैं? कई बार ऐसा लगा, जैसे एक तो मंच संचालन में क्या होता है कि मैं तैयारी करती हूँ बहुत, मैं आज सबको बता दूँ। सबको लगता है कि अरे राखी तो बिना कागज़ के बोल रही है, पर बिना कागज़ के मंच पे बोलती हूँ। पर जैसे कक्षा 10 का बच्चा पहली बार बोर्ड परीक्षा में बैठता है, जैसे ही मुझे मिलता है काम कि मुझे ये करना है, मैं उसमें उसी तरह से जुट जाती हूँ और उतनी ही मेहनत करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, और तब मैं फिर आत्मविश्वास से भर जाती हूँ कि अब मैं अच्छे से कर लूँगी जी। और कुछ बार ऐसा भी हो जाता है कि ऑडियंस उतनी अच्छी ना मिले आपको, कि आप जो तैयारी करके आए हैं, तो वो वक्त होता है जब हमें लगता है कि हम तो अपना बेस्ट देंगे, इसमें से ये लोग जो ले पाएँ वो अच्छा है इनके लिए, क्योंकि हमने जो तैयारी की है हम उस हिसाब से चलेंगे, ना कि हम अपना स्तर, चाहे वो भाषा का हो या कंटेंट का हो, हम क्यों गिराएं कि सामने वाले लग रहा है नहीं समझ रहे हैं। तो उस वक्त ये जो चीज़ आपने कही ना कि हम खुद के लिए कर रहे हैं, हम अच्छा ही देंगे। ये बात मुझे शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की एक बात याद आ रही है। जी बताइए। कि उन्होंने जब तीसरी कसम के, एक बहुत अच्छा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, प्रहलाद शरण अग्रवाल जी, उनका लिखा हुआ पाठ है। तो मैं शिक्षिका भी रही हूँ इतने लंबे समय तक, तो मैं पढ़ाती, तो उसमें बहुत अच्छी बात थी कि शैलेंद्र जी ने कहा कि रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, ये पंक्ति थी। तो शंकर जयकिशन संगीतकार थे, उन्होंने आपत्ति की, उन्होंने कहा कि एक आम दर्शक जो है वो 4 दिशाएं जानता है, तो 4 दिशाएं का तो रातें चारों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ, आ भी रहा मीटर में। पर शैलेंद्र जी बोले कि नहीं, कलाकार का कर्तव्य है कि वो उपभोक्ता की रुचि का परिष्कार करे। अच्छा, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर वो नहीं जानते हैं तो इस गाने के बाद वो जान जाएंगे कि 10 दिशाएं होती हैं, 4 नहीं होती हैं, और वो नहीं माने, उन्होंने नहीं बदला, और ये गाना कितना प्रसिद्ध है, सब लोग कहते ही हैं। तो ऐसे ही मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें अपना जो स्तर है उसको नीचा नहीं करना है, बल्कि हमें ऐसी चीज़ें परोसनी है कि लोगों का सिर्फ स्वाद नहीं, गुणवत्ता पे भी ध्यान जाए, ये हमें क्या लेना है, नहीं, बिल्कुल सही है ना, क्या सुनने से कान में जाके हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है जी। तो ऐसे अवसरों पे खुद को सुना रहे हैं, वो भी अच्छा लगता है, खुद सीख रहे हैं, वो भी अच्छा लगता है। होता ये है कि मतलब जब भी अगर हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं या आप मंच पर से बात कर रहे हैं, तो आप बहुत सही बात कही कि हो सकता है दर्शक उस या श्रोता उस तरीके के ना भी हो, लेकिन हमें तो अपना 100% देना होता है। इतने सम्मान मिलने के बाद कभी लगा कि अब रुक जाना चाहिए, कि और जिम्मेदारी और बढ़ गई? जिम्मेदारी और बढ़ गई क्योंकि जब आप एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देते हैं तो लोगों को आपसे और अपेक्षाएं होने लगती हैं ना, और उनकी अपेक्षाओं को उपेक्षित नहीं कर सकते आप, है ना। तो जैसे अभी हाल की बात है, एक चिन्मय मिशन का कार्यक्रम था और मैं संचालन कर रही थी, तो वहाँ पे उपस्थित एक बुजुर्ग थे जो चिन्मय मिशन से काफ़ी सालों से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि राखी बहन अपना नंबर दो। अच्छा। तो मैंने कहा कि जी ले लीजिए। तो बोलते मैं पता है नंबर क्यों ले रहा हूँ, मैं फ़ैन के माफिक में हर उस कार्यक्रम में जाना चाहता हूँ जहाँ आप एंकरिंग कर रहे हो, कि मुझे इतना सुंदर लगता है आपको सुनना, ऐसा लगता है सुनते ही जाओ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन साथ में मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई कि मैं हर अच्छी से अच्छी बात मैं कह सकूं कि लोगों को सुन के लगे कि हाँ, या वो निराश ना हो जो कह रहे हैं कि मैं आपके फ़ैन हूँ और हर एंकरिंग में सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हो। तो जब जब मुझे लगता है आपकी प्रशंसा होती है तो आपकी जिम्मेदारी में 2 चीज़ें और बढ़ जाती हैं कि आपको इतना तो करना ही है, पर इस स्तर को एक स्तर और ऊपर ले जाना अब आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और बड़ा आनंद आता है जब कार्यक्रम चल रहा हो और दर्शक आपका साथ देने लगते हैं, जब उन्हें अच्छा लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बातें बोल रही हैं। एक कार्यक्रम था तो वहाँ पे मेरा बेटा भी ऑडियंस में बैठा हुआ था,
इतना खुश हुआ, बोला मम्मी मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला के बता दूं सबको कि मेरी मम्मी माँ है है। ये। क्योंकि बोले कि बीच बीच में बोल रहे थे सब लोग कि ये केटलो सरस बोले छे, सरस्वती तो इसकी वाणी में विराजती है। तो बोले जो तारीफ़ करते मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरे लिए गौरव की बात थी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो बच्चे को ये एहसास हो हाँ कि भाई मम्मी कुछ अच्छा कर रही हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। जी क्योंकि घर से पहले प्यार मिलता है ना, तो बाहर के प्यार के लिए हम रिसेप्टिव होते हैं। जी अगर वहीं से आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो आपकी जो मन का कलाकार है वो कहीं ना कहीं मरने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि कलाकार बाहर तालियां बजवा कर आता है और जब दरवाजे पहुंचता है तो बोला आ गए क्या, या आ गई क्या, क्या करके आई, इस तरीके की बातें मिलती हैं। लेकिन जब घर वाले समझने लगते हैं ना, तो वाकई कलाकार की कला में और निखार आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि आ, जब मेरे पति जो शैलेंद्र जी हैं उनका असमय निधन हुआ, जी बहुत टूट गई थी मैं, क्योंकि बच्चे छोटे थे। बच्चा मेरा बेटा 10th में था और बेटी 5th में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे ज़िंदगी चलेगी। उस वक्त एक बैंक से अहमदाबाद में मुझे कॉल आया था कि आपको यहाँ पे आना है कवि सम्मेलन में। तो मैंने कहा शुभू से कि मना कर दो, नहीं जाऊँगी। तो मेरा बेटा 10th में ही था, पर उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा मम्मी नहीं, आप जाओ। आप जब कोई प्रोग्राम करके आती हो ना, तो आपका ऑरा ही अलग होता है। जी आपके चेहरे पे जो खुशी दिखती है ना, हम्म वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, इसलिए आप मना मत करो। तो फिर मैंने उसकी इस बात मैंने हाँ कह दिया उनसे। उनकी गाड़ी आई मुझे रिसीव करने पूरा सम्मान के साथ में, और मैं सचमुच बहुत बेहतर सा महसूस करने लगी। क्योंकि अभिव्यक्ति होनी बहुत ज़रूरी है, जी वरना वो जो घुटन है ना वो आपको और नीचे ले जाएगी, आप अवसाद में कहीं चले जाएंगे। जी तो वो सहयोग मुझे मेरे बच्चों से भरपूर मिलता है। वो कभी मना नहीं करते हैं, हर तरह का सहयोग करते हैं कि हाँ मम्मी आप जा रही हो, आप जाओ। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि बच्चे आपको इतना समझते हैं, और इस समझ के पीछे आपका भी योगदान है। आप भी उनको बहुत अच्छे से पेश आती हैं। एक स्त्री के रूप में आपने सबसे कठिन भूमिका कौन-सी निभाई? कठिन तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब किसी भी लड़की का जब विवाह होता है ना, हुँ। तो एक अब काफ़ी परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आप उसी परिस्थिति को बताइए पर जो। मैं उस परिस्थिति की बात करूँगी। हम लोग के समय में जब आप एक परिवेश से हम दूसरे परिवेश में जाते हैं, तो सिर्फ़ विवाह ही नहीं होता, सब कुछ बदल जाता है। जी, आप जिस तरह से आपका पालन-पोषण हुआ है, आपको जो संस्कार दिए गए हैं, आपने जो पढ़ाई की, आपने वो, तो वो सब एक अलग माहौल में बिल्कुल। आपको जाना होता है। तो 101% एडजस्टमेंट होता है वो। उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बुरे हैं, हम अच्छे हैं। लेकिन वो हमें नहीं जानते हम किस तरह से पले-बड़े हैं, हम कैसे रहे हैं, हुँ, और हम नहीं जानते हैं कि यहाँ पे पारिवारिक परिवेश क्या हुँ। है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था उस समय। उस समय कभी मुझे ऐसा लगा था कि अ, शायद विवाह नहीं करना चाहिए था। मैं जो कर रही थी मीडिया में, इतनी अच्छी तरह से मैं स्थापित थी, रेडियो में अनाउंसर थी, फिर मैं उपाधि महाविद्यालय पीलीभीत में हिंदी की प्रवक्ता थी। मेरा अपना इंस्टीट्यूट चलता था। तो हर हर शाम कहीं न कहीं कभी निर्णायक के रूप में जा रही हूँ, कभी एंकरिंग करने जा रही हूँ, तो उस तरह का माहौल से एकदम से अलग परिवेश में आई। और तब मुझे कहीं पे थोड़ा अफ़सोस हुआ था कि पता नहीं लड़की होना ठीक होता है या नहीं होता है। एक वो जीवन में एक वो मौका था कि जब मुझे खराब लगा। वरना अगर कोई पूछे तो मैं हर जन्म में स्त्री बनना पसंद करूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे सजना, संवरना, सबसे बातें करना, हँसना, बोलना, गीत गाना, कविताएँ लिखना, हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन आपने कहा कि स्त्री बनना पसंद करूँगी, लेकिन पत्नी बनना पसंद करेंगी। हाँ, बिल्कुल। एक सुलझे हुए इंसान की जैसे मेरे पतिदेव थे। जी। बहुत सुलझे हुए थे, और जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं ये सब कर रही हूँ, करती हूँ, हुँ, तो कोई समस्या तो नहीं होगी आपके परिवार में? शादी से पहले जब हम लोग ने बात की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कुछ ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है वो तुम्हें देखना होगा। हुँ, पर हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है कि तुम स्टेज पे मत जाओ या तुम गाने मत गाओ। हुँ। तो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। तो मुझे लगता है कि हर लड़की को एक अगर सुलझा हुआ इंसान मिल जाए ना, तो उसका जीवन बड़ा आसान सा हो जाता है। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो साथ में व्यक्ति है, वो आपको सपोर्ट करे, जी, और हम लोग भी उन्हें हर तरह से सपोर्ट करते हैं। तो ये म्यूचुअल बात होती है, किसी एक का दोष नहीं होता उसमें। जी। पर ये ज़रूरी है कि जो भी आपका जीवन साथी है, लड़की का लड़का और लड़के के लिए लड़की, वो अगर सपोर्टिव है, तो ज़िंदगी बड़ी आसान सी हो जाती है, समझने वाले हों तो।
बहुत अच्छा आपने आपकी सोच है और ज़्यादातर ऐसे बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं कि नई शादी नहीं करना चाहिए, नहीं या करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सी बच्चे या महिलाएँ या लड़कियाँ जूझ रही हैं कि क्या किया जाए? उनके लिए राखी जी का ये जवाब ज़रूर काम लगेगा मेरे ख़्याल से। अच्छा जीवन में कोई ऐसी बात जिसका गम था या दुःख अभी भी आपके दिल पर दस्तक देता है? बहुत सी चीज़ें चली आ रही होती हैं, हम सफल दिखते हैं ऊपर से, सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी शाम को, कभी दोपहर में ऐसा लगता है कि यार वो छूट गया या वो रह गया। इस टाइप से कभी कुछ होता है? मैं उत्तर देने से पहले ही भावुक हो रही हूँ। हुँ, जैसे मुझे लगता है कि मम्मी वक़्त से पहले चली गई, फिर पिताजी और फिर मेरा जीवन साथी। तो 24 घंटे में एक समय आता है जब इन सबको याद करती हूँ कि इनका होना ज़रूरी था। जीवन तो चल ही रहा है बट सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी एक बात तो होती है कि सब कुछ ऊपर से अच्छा दिखने के बाद भी हम इस तरीके की बातें फ़ील करते हैं। मम्मी असमय गईं, हुँ, उस वक़्त हम चारों भाई-बहन ऐसा लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई हुँ, और यही लग रहा था कि अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे। सोचा अच्छा। नहीं था कि मम्मी की डेथ हो जाएगी, वो भी इस तरह से हो जाएगी एकदम से। तो वो बहुत बड़ा दुःख था। हम वो जो 10वां तिरही होती तब तक हम चारों भाई-बहन ज़मीन में लेटा करते थे और एक-दूसरे का हाथ कस के पकड़ के सोते थे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना अपने हुँ, दूध की मम्मी का। बॉटल हाँ, ढूँढ लेता है अंधेरे में। हमने एक हाथ छूट जाता था तो भी ढूँढ के हम अपनी बहन का हाथ पकड़ लेते थे या वो मेरा हाथ। क्योंकि इतनी असुरक्षा आ गई थी मन में कि अब क्या होगा? कैसे होगा? और वही मम्मी की चीज़ों को याद कर कर के कि वो हमेशा कहती थी कि कितनी भी परिस्थिति कैसी हो, जैसे लाइट चली गई, मुझे आपको बताती हूँ कि मैं मुझे डांस का भी बहुत शौक है, नृत्य किया करती थी। तो पता चला कि गाने तो फिक्स टाइम पे ही आएंगे रेडियो में, उसके बाद समाचार शुरू होगा और हमने सोचा है मुझे 30 मिनट तो डांस करना है आज। हुँ। तो मैं समाचार में भी अभिनय कर लेती थी, तो मेरी मम्मी कहती थी, "लल्ली तुम बड़ी अच्छी हो।" तो तो आज भी उनकी ये लाइन मुझे याद आती है, जब भी कुछ करती हूँ, अपने आप को शाबाशी दे लेती हूँ मम्मी की ये बात याद करके कि लल्ली तुम बड़ी अच्छी हो। तो हमें लगता है कि चीज़ों की कंप्लेंट, शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, उस के साथ में बढ़ना कैसे ये सीखना पड़ेगा। अब उस समय नहीं थी इतनी चीज़ें कि आप एक्सरसाइज़ करें और म्यूज़िक लगा लें और ये करें। तो रेडियो में अब तो समाचार के समय पे समाचार आएगा पर हमको लगातार करने हैं तो अपना काम कर रहे हैं। दोस्तों आप जो प्रोग्राम देख रहे हैं उसका नाम है बातें अनलिमिटेड और मैं बातें कर रहा हूँ डॉक्टर राखी सिंह कटियार जी से। बहुत से लम्हे ऐसे आते हैं कि आदमी है तो भावुक होगा, दिल है तो दुखेगा, है ना? तो ये दिल वालों की बात है और हम यहाँ जो बातें करते हैं लोग व्यवसाय की या पेशे की तो बहुत बातें करते हैं। बहुत से ऐसे टीवी शोज़ भी आ रहे हैं जो अ, सभी प्रकार की बात करते हैं। मैंने सोचा है कि बातें अनलिमिटेड उन लोगों के लिए हैं जो दिल की बात यहाँ आके कह सकें। क्योंकि अभी नहीं कहा तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कभी और और दिन या और वक़्त कह पाएँगे। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ जो आए हैं वो हमारे दोस्तों में से कुछ हमारी बहन जिनसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, उनकी बात सुनूँ। यही वो मौका है कि वो जो भी कहना चाहें भरपूर सुनूँ। कोई टाइम का तकाज़ा नहीं है। तो अगला मैं राखी बहन आपसे पूछना चाह रहा था कि बात तो वही है कि सह्याद्री के जाने के बाद बच्चों ने किस तरह आपको और आपने बच्चों को कैसे सँभाला? बच्चों को यहाँ से कुछ कहना चाहोगी? बच्चों को मैंने सँभाला और बच्चों ने भी मुझे सँभाला। मुझे याद है कि इनके जाने के बाद तीसरा ही दिन था शायद और बहुत सारी औरतों के बीच में मैं बैठी हुई थी, क्योंकि जो परंपरा के हिसाब से बिंदी और ये सब लगाना बंद कर देते हैं। तो मेरी बेटी बहुत छोटी-सी थी, कक्षा 5 में पढ़ती थी, पर वो अंदर से गई और सबके बीच में एक बिंदी का पत्ता ला के मेरे माथे पे लगा दिया और बोलती, "मम्मी ये लगा के रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता।" हुँ, तो अब उसने लगाया था तो 2-4 महिलाओं के मुँह भी बने, पर उसने बोला, "मम्मी हटाना नहीं, इसको लगा के रखना।" और बच्चे हमेशा ये करते रहे कि आप मम्मी जैसे रहती हो वैसे रहो। पापा को पसंद नहीं था कि आप रो, तो आपको रोना नहीं है।
तो इस तरह से बच्चों ने मुझे सँभाला, इस तरह से मेरा साथ दिया कि आप जो चीज़ें करती हैं वो आप करती रहो। हाँ, ठीक है, मैंने भी, क्योंकि दोनों की भूमिका आसान नहीं होती, मम्मी और पापा दोनों बनना। क्योंकि पापा जब रहते हैं तो पापा डाँटते भी हैं, फटकारते भी हैं। तो मेरा कभी-कभी मुझे बच्चे खुद कहने लगे कि मम्मी आप किसी बात पे हमें कुछ मना भी तो किया करो। अगर बच्चे कहेंगे मम्मी ये मन है ले ले, तो मैं कहती ले ले। मैंने कभी ना नहीं करा। तो मेरे बेटे ने कहा कि कभी ना भी किया करो मम्मी, हमें लगता है तुम मना करो, तुम नहीं करती हो। पर मैंने कहा पता नहीं मेरे मन में कहीं पे लगता है कि शायद मैं पता नहीं इंसाफ़ कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ कि आपको हर वो चीज़ उपलब्ध कराऊँ जिसके आप हकदार हैं। तो अगर ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया मैं करवा सकती हूँ, तो इसलिए ना नहीं करती हूँ। मुझे बहुत ऊपर वाले का शुक्रिया कि भगवान ने मुझे बहुत समझदार और बहुत प्यारे बच्चे दिए हैं। और मैं जैसा आपसे उस दिन कह रही थी कि हम एक बात कहेंगे अगर बुरी ना लगे, खुदा करे तुझे इस दौर की हवा ना लगे। तो बच्चे जो हैं वो जिस तरह के हैं वैसे ही बने रहें, वैसे ही अ, ईमानदार हैं, बहुत समर्पित हैं परिवार को लेके, अपने काम को लेके। तो बस जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। आप उनको डायरेक्ट, मैं चाहूँगा कि कैमरे में देख के उनको कुछ जो कहना चाहें वो कहें उनसे आज, ये मौका है। ऐसे बहुत कम ज़िंदगी में मौके आते हैं जब पेरेंट्स सबके सामने बच्चों को कुछ कहें और बच्चे अपने वालिदैन के लिए कुछ कहें। तो बातें अनलिमिटेड ये वो कार्यक्रम है जिसमें दोनों को कहने का मौका देता है। तो मैं चाहूँगा कि राखी जी आप थोड़ा, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, आप बच्चों से दिल की बात कह दें आज कैमरे में। सबसे पहले मैं शुभेंदु से कहूँगी, मेरा बेटा जिसे मैं प्यार से शुभू कहती हूँ। अ, शुभू बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करता है। तो बस यही कहूँगी बेटा कि तुम अपने अंदर वो आत्मविश्वास बनाए रखो और वो इंसानियत का जज़्बा जो तुम्हारे भीतर है उसे हमेशा रखना, क्योंकि वो तुम्हें सबसे भीड़ से अलग हटा के खड़ा कर देता है। जिस तरह का तुम चीज़ों के प्रति दयालु होते हो, लोगों को सहायता करना चाहते हो, तो ये सारे गुण तुम्हें ईश्वर ने दिए हैं और उन्हें बनाए रखना। और दूसरी बात ये है कि अपने आप में विश्वास कायम रखना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी किसी परिस्थितिवश तुम जब निराश हो जाते हो, तो वो निराशा नहीं लानी है, क्योंकि निराशा से कुछ किसी का भला नहीं हुआ है। वेरी ट्रू। दूसरे का भी भला अगर करना है, तो तुम्हें पहले सकारात्मक और आशा से भरा हुआ होना होगा। तो मैं यही चाहूँगी कि शुभू, तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन अपने अंदर ये सारी चीज़ें कायम रखना। और बिटिया से ये कहना चाहूँगी, प्रशस्ति नाम है उसका, कि बहुत अच्छे से सब कर रही हो, आत्मविश्वास भी तुम में बहुत अच्छा है और मम्मी को इतने अच्छे से सपोर्ट करती हो। मैं जहाँ पे आपको बताऊँ, आज भी जब मैं कभी-कभी निराश या लो फ़ील करती हूँ, चाहे मैं अपनी कंपनी में बैठी हूँ, तो मैं अपनी बेटी को फ़ोन करती हूँ और मैं उससे कहती हूँ कि मुझे बहुत लो फ़ील हो रहा है। और वो तब से ही कहती कि मम्मी बस आप पहले घर आ जाओ। और मैं घर आती हूँ और पता नहीं उसके गले मिल के मुझे बहुत अच्छा-सा महसूस होने लगता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ था ही नहीं। तो बस प्रशस्ति, जो तुम्हारी ये ख़ासियत है इसे बनाए रखना और याद रखना कि बस तुम दोनों, सबके बच्चे सब माँ-बाप को प्यारे होते हैं, पर तुम लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हो। अगर मुझे आप कामयाब मानते हैं, तो उस 100% में से मैं 90% जो है वो अपने बच्चों को श्रेय देती हूँ। कि जो भी कुछ कर पा रही हूँ, बाहर जाती हूँ राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इन सब का आधार जो है वो प्रशस्ति और शुभेंदु में है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद तुम दोनों को। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं कि बच्चों का और आपका ये जो प्यार है बना रहे। अच्छा, अब एक और मरहला है, एक और बात मेरे ज़हन में घूमती रहती है कि हमारे जीवन में कुछ एक या अनेक जो या 2-3 लोग ऐसे आते हैं, जैसे कोई साथी, सखा जो बचपन से आपको या आपके साथ रहा है और आपसे कहता है कि तू फ़िक्र मत करना, मैं हूँ ना। अगर है तो ये बात सही जगह है, उसको भी थैंक यू आप कहिए। मेरी मित्र है यहाँ पे श्यामा सिंह, हुँ, और वो बहुत ही सकारात्मक, बहुत पॉजिटिविटी से भरी हुई हैं। हुँ, और मुझे जब कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ है, तो मैं उन्हें कॉल करती हूँ, कोई भी समय हो। तो वो हमेशा मुझे बहुत उस बात से उबारने में मदद करती हैं।
मैं उनसे कहूँगी कि श्यामा मैम बस ऐसे ही प्यारी बनी रहो। और उनके साथ मैंने कुछ यात्राएं भी की हैं, तो यात्रा में भी वो बहुत बड़ी नहीं है मेरे से, लेकिन फिर भी मेरा एक बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती हैं, दोस्त की तरह प्यार करती हैं। तो श्यामा मैम आप ऐसी ही बनी रहना, और आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। और एक और है माणिक सर की जो वाइफ हैं, मैंने गुरु माता जी भी बोलती हूँ और भाभी कहती हूँ, सावित्री मृगेश जी। वो इतनी अच्छी इंसान है कि उन्होंने मतलब उनसे मिलते हैं तो वो हमारा एक परिवार है। किसी भी समय मैं रात में 1:30 बजे भी उनसे बात कर सकती हूँ, और मुझे ज़रूरत हो तो वो लोग मेरे दरवाजे पे आके तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिल गए, और अब मैं एक पारिवारिक बंधन में जैसे बंध गई, और बड़ा प्यारा सा बंधन है ये। मैं बहुत बीमार हो गई थी, पिछले वर्ष की बात है, और दोनों लोग, मेरे गुरुजी और गुरु माता जी, उन्होंने मेरी इतनी सेवा की। सेवा मतलब सुबह से वो हॉस्पिटल में नाश्ता, खाना, चाय समय पे पहुंचाना। अब मेरे बेटे ने बहुत कहा कि नहीं दादी, वो प्यार से दादी कहता है उन्हें कि नहीं आप मत कीजिए, हम लोग को संकोच लग रहा है, इस उम्र में वो लोग हमारी इतनी वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अरे तो क्या है, हम जो कर सकते हैं करेंगे जी। तो वो चीज़ें जब भी सोचती हूँ तो लगता है कि ऐसे दुर्भाग्यशाली नहीं हूँ, सौभाग्य की बातें भी हैं कि ऐसे लोग मिले हैं मुझे कि जो मुझे इतना प्यार करते हैं। तो वे कहूँगी भाभी आप ऐसे ही रहना, उतनी ही प्यारी बनी रहना, और हमारे संबंध ऐसे ही मधुर बने रहें। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आपको। और एक मेरी छोटी बहन है, तो मेरे से 5 साल छोटी, जूली, लेकिन बचपन से मैंने देखा वो वैसे ईश्वर ने उसे बड़ी परिपक्व थी, बड़ी समझदार सी, बहुत मैच्योर। तो आज भी मैं जब चीज़ों में उलझती हूँ और मुझे समझ नहीं आता है क्या करना है, तो मैं उसे ही कॉल करती हूँ और कि ऐसा ऐसा हो गया, और वो बड़े, उसे देर भी नहीं लगती बताने में, एकदम बहुत जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोर्स कराओ, वो फटाक से उसका कुछ समाधान दे देती है मुझे कि अच्छा ऐसा हो गया तो ऐसा कर लो। और मुझे लगता है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है। तो जूली तुमसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, और ऐसी ही बनी रहो। अब मेरी उलझनों को जो तुम समाधान दे देती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई ऐसा मित्र आपको जो याद आता हो कभी, उस दरमियान जब आप आकाशवाणी में थी या अपना जीवन का सफ़र तय कर रही थी? जनरली सब ऐसे हालात होते हैं कि शादी के पहले और शादी के बाद, तो शुरुआत के दिनों में जब हम स्कूल कॉलेजेस में होते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं या मिल जाती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं, उनकी कुछ बातें जी, हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आगरा में डॉक्टर रंजना बंसल हैं, जो कि अशोक ऑटो सेल्स की मालकिन हैं। उनकी माँ शशि प्रभा बंसल जी। मैंने अशोक ऑटो सेल्स में हायर परचेज डिपार्टमेंट में काम किया। जी। वो एक अलग दुनिया थी मेरी बिल्कुल। और 6 महीने काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने पीएचडी का काम ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उस नौकरी में मेरा बहुत वक्त जा रहा है। जी। तो मैंने कहा कि अब मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो दीदी ने मुझसे बोला कि क्यों? तो मैंने कहा कि ये वजह है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें लगता है तुम मत करो नौकरी, लेकिन तुम जब तक, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा जो है वो 3 BHK फ्लैट दे रखा था। फ्लैट क्या, पूरा ज़मीन वाला घर था, अपने घर के पीछे ही बना था उनके, कि जब तक तुम आगरा में हो तब तक तुम यहाँ रहो, और ये तुम्हारा एक परिवार है। बच्चे तुमसे इतना प्रेम करने लगे हैं 6 महीने में। तो मैं थोड़ी संकोच हो रहा था, मुझे बोली नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ रहना है, और जो भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत समय होता है तुम हमारे बच्चों के साथ रहना, वो भी तुमसे कुछ अच्छा सीखेंगे। तो मुझे ये मतलब बहुत अच्छी बात लगी। और उनकी जो माँ थी शशि प्रभा बंसल जी, वो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी की विदुषी महिला, और मेरी पीएचडी के दौरान उन्होंने मुझे इतनी मदद की है। मदद, जब मैं आती थी थकी हारी शाम को, वो मुझे गेट पे मिलती थी, बहुत आलीशान कोठी है उनकी, वहाँ पे वो मिलती थी। और जिसके घर में खुद 10 नौकर हों, वो किसी से कहती नहीं थी चाय बना दो, वो शाम की चाय वो खुद बनाती थी, और कहती थी चल रानी बहुत थक गई होगी, चल हम लोग बातें करते हैं, चाय पीते हैं। और क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी महिला थी तो वो मेरे से पूछती थी फिर कि आज क्या किया तूने, तो मैं बताती थी कि आज मैंने क्या क्या किया, और उनसे साझा करना मुझे भी इतना, और फिर वो सुझाव देती थी जो हो सकता है कि इसे तुम अगर ऐसा करो तो अच्छा रहेगा। तो सारी थकान दूर हो जाती थी। और कई बार क्या, 99% समझ लीजिए, वो मुझे कहती थी अब थकी हुई है, कहाँ खाना बनाएगी, रात का खाना इधर ही खा लेना। और मैं रात का खाना उन लोग के साथ में ही खाती थी, फिर परिवार का एक हिस्सा बन गई।
और अभी भी उनसे बहुत मधुर संबंध है। मम्मी जी तो अब नहीं हैं, लेकिन दीदी हैं डॉक्टर रंजना बंसल, जो बिज़नेस टाइकून जिन्हें कहेंगे, बहुत अच्छे से कर रही हैं और हमेशा कहती हैं कि रानी तेरा ये मायका है, जब जी चाहे तू आया कर। तो ये कुछ रिश्ते मुझे इस तरह के मिले कि मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद कि तुमने ऐसे लोगों से मुझे मिलाया, हर तरह का सपोर्ट दिया। एक बार थाईलैंड से आने के बाद फिर साउथ कोरिया के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया, एक यूथ फेस्टिवल था इंटरनेशनल। तो मैं अपने घर पे बात भी नहीं कर पा रही थी, उस समय मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे। मम्मी जी ने कहा कि तुझे जो मदद चाहिए हम करेंगे, तू हाँ कर दे रानी, जा। तो ऐसा सपोर्ट कहाँ मिलता है, मतलब इतने अच्छे वेरी ट्रू। लोग। तो मैं मम्मी जी जहाँ पे भी होंगी यही कहना चाहती हूँ कि आपके जैसे लोग अगर दुनिया में रहें तो दुनिया से बहुत समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाएगा। बस मेरा प्रणाम है। अभी तक की ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या क्या मिली आपको? सबसे बड़ी खुशी मैंने अपने बेटे का नाम शुभेंदु रखा है। दोनों के नाम के पीछे कुछ मतलब है। जब बेटा पैदा हुआ अ, शुभ चंद्रमा, हुँ, तो ऐसा लगा कि जीवन में जो भी कालिमा के रूप में जो भी था वो छट गया उसके पैदा होने से, और उजाला ही उजाला हो गया। बहुत अच्छा लगने लगा। और प्रशस्ति का नाम प्रशस्ति इसलिए रखा है क्योंकि अखिल भारतीय कविता प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार महारानी शुभांगिनी गायकवाड़ ने दिया एक दिन पहले, जी। और 24 अप्रैल को फिर ये पैदा हुई। तो प्रशस्ति पत्र मेरा आया, तो मैंने कहा प्रशस्ति नाम प्रशंसा मुझे मिली इनके आने से। तो ये 2 बच्चों का जो आना है मेरे लिए, ये बहुत बड़ी खुशी है। कई बार लगता है ना, जब मैं अकेली होती हूँ, जैसे आपने कहा कि कई आप मिस करती हैं किसी को, तो हाँ, वो कमी तो है, हमेशा रहेगी। लेकिन इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है कि अगर विवाह नहीं करती तो ये बच्चे भी तो नहीं होते। हुँ, तो विवाह करना तो अच्छा ही था। कभी लगता है ना कि इतनी जल्दी जीवन साथी चला गया, अब आपको अकेले पूरा सब वहन करना है, कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो लगता है कि नहीं, वो बहुत खूबसूरत सी सौगात दे के गए मुझे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, मेरे बच्चों का मेरे जीवन में होना। तो आपने कालीमा का ज़िक्र किया, तो वो क्या था मतलब जो शुभेंदु के आने से दूर हो गया? नहीं, वही कि हम अलग परिवेश से आते हैं, एक दूसरे परिवेश में रहते हैं, हुँ, ठीक है? क तो वो जो समाज का चीज़ें होती एक्सेप्टेंस हैं, या जी, स्वीकारता, जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, वो नहीं हुआ। आपकी सकारात्मक चीज़ों को अगर नकारात्मक लिया जाता है, तो वो सब चीज़ें मन को वो करती हैं। फिर जब आपको, मुझे लगता है किसी भी औरत को जब उसका बच्चा होता है, तो वो बहुत सारे सब कुछ भुला देती है, और हुँ, उससे फिर वो अच्छा लगने लगता है कि जीवन कितना अच्छा है। क्योंकि बच्चे की जो मुस्कान होती है, बच्चे की जो सकारात्मक बातें होती हैं। शुभू बहुत छोटा था और स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। जब शर्ट में ऐसे उसका बटन लगाया तो वो आधा टूटा दिखा। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हो गई कि अब ये बटन सिलेंगे, टाइम नहीं है, बस आने वाली है स्कूल की। और मैं भी साथ में जाती ही थी शुरू से, हुँ, टीचर थी मैं। तो वो मेरे से बच्चा बोलता है कि मम्मा, ये देखो बटन तो एकदम चंदा मामा नज़र आता है। तो हुँ, मैंने सोचा, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बच्चे कितने पॉजिटिव होते हैं। मैं टूटे बटन की उलझन में थी कि इसको कैसे ठीक करूं, वो कह रहे तो एकदम चंदा मामा नजर आता है। हुँ, तो ये बच्चे जो होते हैं ना, ये आपको बड़े मार्गदर्शन करते हैं, और उनकी सोच वहां तक जाती है जहां आप सोच ही नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है। हुँ, तो इसलिए जो जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं, मैं इसलिए युवा पीढ़ी को ये भी कहना चाहती हूँ, आजकल बहुत ये हो गया है कि विवाह नहीं कर रहे हैं, हुँ, ठीक है, लिव इन में रह रहे हैं, कि कोई किसी के प्रति कर्तव्य किसी का नहीं है, हुँ, ठीक है, तुम अपने खर्चे करो, हम अपने खर्चे कर रहे हैं। हुँ, तो बच्चों, यही बात है कि कर्तव्यों का होना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, एक दूसरे के कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तो जीवन बहुत खुशगवार हो जाएगा, हुँ, बहुत अच्छा लगेगा। आपको जॉय ऑफ गिविंग आप सुनते हैं, उसे करके देखिए। जब आप कुछ किसी के लिए करते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। तो इसलिए विवाह रूपी संस्था हिंदुस्तान में ऐसे ही नहीं बनी है, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में है। हुँ, उस संस्था में विश्वास रखिए, हुँ, आगे बढ़िए, और जो भी आपका जीवन साथी है, उसको चुनते समय ज़रूर कुछ ध्यान रखें, लेकिन आपने चुना है तो निभाने के लिए कुछ समझौते आपको करने पड़ते हैं, कुछ उसको। इस तरह से ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलती रहती है। हुँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, हम कौन परेशानी मोल ले, शादी ही नहीं करते हैं, ये कोई हुँ, समाधान नहीं है। लिविंग के इतने खिलाफ क्यों हैं? हाँ, खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है जैसे ना एक दूसरे के प्रति कोई उसमें, मतलब एक मज़ाहिया बात याद आ रही है कि हम फँस गए तो अब आप भी फँसो।
हाँ बिल्कुल, मतलब एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, हम केरल जा रहे थे, मुझे ऐसे यंग बच्चे थे तो मिले, तो बातें करते रहे, इतना लंबा सफ़र था, तो पता चला कि वो लोग साथ में रहते हैं। तो मैंने उससे पूछा उत्सुकता में, मैंने कहा क्यों, अगर एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? उन्होंने कहा अभी वक्त है, हमारा अपना करियर है। हमने कहा वो सब जब दोनों एक दूसरे को इतना समझते हो तो वो भी समझोगे ही ना, जैसे अभी रह रहे हो। तो उसने कहा नहीं, अभी क्या है कि फिर हम बंधन में बन जाएंगे, कल को बेबी होगा तो फिर मैं इसको किक आउट नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि ओह माय मैं गॉड। ये नहीं कहती कि सबकी ये सोच होगी, लेकिन जहाँ पे जब हम विवाह रूपी संस्था में विश्वास करते हैं, उसे उसके अनुयायी बनते हैं, तब हमारे मन में हम ये चीज़ें लाते ही नहीं हैं। हम्म, जब बंध रहे हैं, कहते हैं ना कि जहाँ कहीं पे गांठ हो वहाँ रस नहीं होए, पर गठबंधन की गांठ में गांठ गांठ रस होए, है ना? जी। तो जिसमें गांठ गांठ में भी रस है, यानी कि कुछ अगर तकरार भी होती है तो वो भी उसका अलग आनंद है। आप रो लेते हैं, रोने के बाद जो आपको अच्छा लगता है वो भी अलग है। तो ये सोच के कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इतना असुरक्षित महसूस मत करिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, संबंधों में यकीन रखना सीखिए, है ना? प्यार के साथ में वो ज़रूरी है कि आप भरोसा रखें अपने साथी पे। हम्म। तो इसलिए मैं खिलाफ ये हूँ कि मुझे लगता है कि एक जो हमारी विवाह रूपी संस्था है, वो चलनी चाहिए, अच्छी तरह से चलनी चाहिए। कोई ऐसी बात जो आप नहीं चाहती थी फिर भी हो गई? दोस्तों में होता है ना कि हम चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, और जिसके साथ में घटना घटी वो नाराज़ हो गया या हो गई और आज तक नाराज़ है। क्या आप उससे नाराज़ हैं लेकिन हर रोज़ याद तो आती है उनकी, तो उससे आज कुछ सॉरी कहना चाहेंगी? मतलब ऐसे लोग मैं अगर याद कर रही हूँ कि जो मुझे भी नहीं पता वो क्यों नाराज़ हैं। नाम ले सकते हैं उनका? हाँ। एक डॉक्टर अंजू बाना हैं, उन्होंने शायद यहाँ पे भी काम किया हुआ है। जी। तो मुझे नहीं पता उनके मन में क्या आ गया, हमने साथ में काम भी किया है और बड़ी अच्छी समीक्षक हैं, अच्छा पढ़ती हैं, अच्छा लिखती हैं, लेकिन वो किसी वजह से मुझसे नाराज़ हैं जो आज भी मैं समझ नहीं पाई। तो मैं कहूँगी अंजू के मन में अगर कोई बात है तो मुझसे साझा करो। हो सकता है मेरी गलती हो तो मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगी, और अगर नहीं है तो मित्रता बनी रहनी चाहिए, बस। चलो अच्छी बात है अंजू जी, आप ये मुझे तो पता नहीं था ये आपके साथ में आप इनसे नाराज़ हैं, लेकिन मेरी ख़ास दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ राखी जी को क्षमा करें और उनके साथ में दोस्ती का वही रिश्ता कायम करें जो पहले था। राखी जी आपको मिस करते हैं। राखी जी, अगर आपकी ज़िंदगी एक कविता होती तो उसका शीर्षक क्या होता? अगर मेरी ज़िंदगी कविता होती तो उसका शीर्षक मैं रखती आशा, अच्छा। क्योंकि आशा है तो सब कुछ है। हम्म, अगर आपने आस ही छोड़ दी हम्म, तो फिर आप प्रयास नहीं कर सकते। जी। हम प्रयास भी तब करते हैं जब आस होती है, आस होती है तभी हमें विश्वास भी होता है कि हम ये कर लेंगे। बहुत खूब। तो आस है तो विश्वास है, उसी से प्रयास है, और उसी से जीवन में हास परिहास है। हमें भगवान से या खुदा से दुआ है कि आपकी आस बंधी रहे, आप सफल बने और अपनी जितने विचार हैं उसमें कामयाब हों, जितने काम हैं वो सुखद और सफल हों। प्रोग्राम के आखिर में अब वो बताएं जिसे आप कहना चाहती थी। जैसे प्रोग्राम में आई तो आपने सोचा होगा कि मैं ये बात करूँगी वो, और मैं भूल गया, मैंने वो पूछा ही नहीं। वो कौन सी बात थी? मैं मतलब एक चीज़ है जो दर्शकों को एक संदेश भी देना चाहती हूँ। रेडियो में सब कुछ बहुत अच्छा मैंने अभी बात की। एक बात, रेडियो में जो आपने कहा था कि सरकारी उसमें मेमो भी मिलते हैं, तो मुझे भी एक बार मेमो मिला था। और वो मेमोरेंडम क्यों मिला था मैं आपको बताती हूँ कि मैं ड्यूटी पे थी और ड्यूटी से एक दिन पहले हमें जो उस समय एलपी रिकॉर्ड्स बजाए जाते थे, जी हाँ, पहले। तो हमें सबको सुन के जांचना होता था कि जो हम बजाने वाले हैं वो इसमें है या नहीं है। जी। और मैं हमेशा वो जांच करती थी, हम्म, लेकिन जैसे 15 बजाने थे उसमें से वो 2 मैंने छोड़ दिए उस दिन, अच्छा। क्योंकि मुझे जल्दी ही घर जाना था। मेरी लापरवाही थी।
और उसके बाद में वो टेप था जो लगाया जाता है, बजता स्पाइरल। है। हाँ, तो उस दिन अभी तक मुझे याद है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, हम्म। घना बर्ड सेंचुरी जिसे कहते हैं, जी जी जी। उस पे दीपक जी का जो थी वो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी थी, वो मुझे बजानी थी। अच्छा। और मैंने सोचा ये टेप, लिखा भी था उसमें, अंदर सब लिखा और रखा हुआ था कि ये वही है। मैंने वो पर्चा पढ़ लिया और मैंने रख दिया, पर मैंने लगा के सुना नहीं। और जब उसका मौका आया, उसका 10 दिन से प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि हमारे श्रोता सुनेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर दीपक जी द्वारा प्रस्तुत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी क्विज, ठीक है, और कर रहे थे। अब जब मैंने क्यू किया लगाने 5 मिनट पहले, समाचार चल रहे थे, उसके बाद मुझे बजाना था। जब लगाया तो उसमें गज़लें बज रही थी मोहम्मद याकूब की, और मेरे कहते ना कि हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं भाग के गई बाहर ड्यूटी रूम में। मैंने कहा कि ये इसमें तो गज़लें बज रही हैं। तो उन्होंने भी कहा सीधे, आपने सुना नहीं? क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी, मुझे सुनना चाहिए था। मैंने कहा सर उसमें वो लिखा हुआ था, कागज़ भी वही रखा हुआ है। तो बोले उससे क्या होता है, सुनना तो चाहिए था, अब क्या करेंगे। अब जब कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें एक ही स्थिति बचती है कि आप फिल्म संगीत सुना दें ताकि थोड़ा उनका रोष निकल जाए लोगों का जो उस प्रोग्राम के लिए वेट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि किन्हीं अपरिहार्य कारणवश हम आपको पूर्व प्रचारित कार्यक्रम नहीं सुनवा पा रहे हैं, हमें इसका बहुत खेद है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। जैसे ही मैंने फिल्म संगीत कहा और लगा दिया, उसके बाद जो मेरा रोना शुरू हुआ है, मतलब मैं बहुत दुखी थी। उस समय हमारी स्टेशन डायरेक्टर थी मैडम उषा पुरी जी, बहुत ही समर्पित, बहुत अनुशासित, और वो एयरफोर्स के प्रोग्राम में गई हुई थी जी। जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई 11:30 बजे, वो वहाँ पर आ गई। अच्छा। और मुझे काटो तो खून नहीं कि क्या करूँगी अब। उन्होंने बोला, बहुत प्रेम करती थी मुझसे, स्नेह करती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि राखी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सुनना चाहिए था? तो मेरी ज़ुबान से कुछ नहीं निकला, बस आंसू, और मैंने ऐसे बोला जी। तो क्यों नहीं सुना तुमने? मेरे पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके कि ये मेरी लापरवाही थी, और किस्मत भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं सुनते थे पर ऐसा होता नहीं था। तो मेरे से लेके जो लाइब्रेरियन था, वो जो ड्यूटी पे थे, सबको मेमो मिला था। इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मैं, जो सुन रहे हैं दर्शक श्रोता जो भी हैं हमारे साथी, इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको काम दिया गया है उसमें कोई कोताही ना बरतें। जो करना है वो चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि ज़रा सी असावधानी से जो है वो दुर्घटना हो जाती है जब हम पहले से चीज़ें नहीं चेक करते हैं। तो ये तो चलो ठीक था कि उनका वो बजना था और मोहम्मद याकूब की गज़लें, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, हम पहले से तकनीकी जांच नहीं करते हैं, तो वो कितने लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ एक संदेश के तौर पे कि इसका बहुत ध्यान रखें सब लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो सवाल मैंने बनाया भी था, मतलब मुझे याद भी नहीं था। अच्छा वो आपने बता दिया। अब जाते जाते एक कविता जो आपके दिल के बेहद करीब है और जो आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देती है या भावुक कर देती है। जी, एक कविता है। जब मेरी शादी की बात हुई और हम इनसे बात करने लगे, उस वक्त मैंने बहुत 30-35 कविताएं लिखी थी सरल हिंदी में, क्योंकि ये हमेशा कहते थे कि मुझे हिंदी नहीं आती समझ में ज़्यादा, क्योंकि पले बड़े गुजरात में, गुजराती और मराठी बहुत अच्छे से बोलते थे। तो एक कविता मैंने लिखी थी कि खुशी की इमारत के लिए नहीं चाहिए ईंट और गारा, खुशी की इमारत के लिए नहीं चाहिए ईंट और गारा, बस एक एहसास खूबसूरत और प्यारा कि जो कुछ भी मेरा वो सब हो तुम्हारा, कि जो कुछ भी मेरा वो सब हो तुम्हारा, मैं थोड़े में भी कर लूँगी गुजारा, पर चाहिए तुम्हारा प्यार सारा। बहुत अच्छी बात। तो उस समय वक्त कहते थे ये कि ये समझ नहीं आती है। फिर शादी के कुछ दिनों बाद मैंने कहा कि आप कुछ हाथ में पैसे वैसे नहीं देते हो। उस वक्त तक सैलरी जो है वो बैंक में जानी शुरू हो चुकी थी जी। तो ये बोले कि सैलरी तो बैंक में चली जाती है, तुम बताओ क्या बात है। फिर बोले अच्छा सुनो, एक तुमने कुछ कविता लिखी थी कि कुछ नहीं चाहिए सिर्फ एहसास खूबसूरत। मैंने कहा अच्छा, आप तो कहते थे आपको समझ में नहीं आता है मतलब की बात तो समझ में आ गई तो हंसने लगे। तो मतलब कविताओं से इतनी चीज़ें जुड़ी रहती हैं ना कि आप कह सकते हैं। और मैं चलते चलते अपनी 4 लाइनें गज़ल की ज़रूर सबको सुनाना चाहती हूँ कि ये मोहब्बत ही है जिसके उस बल पे ये दुनिया टिकी हुई है। कि महफिल है आशनाई की,
उल्फत की शाम है, महफिल है आशनाई की, उल्फत की शाम है, ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है, ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है, और हम तो मुरीद आपकी सादा दिली के हैं, हम तो मुरीद आपकी सादा दिली के हैं, फिर किस लिए ऐसा ही वो ये ताम झाम है। और इसका एक शेर जो है बहुत अच्छा लगता है कि जो अच्छे काम जो लोग कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करनी ही चाहिए जी कि अच्छे बशर की आइए तारीफ हम करें, अच्छे बशर की आइए तारीफ हम करें, मेरा नहीं है सिर्फ ये हम सब का काम ग्रेट है, बहुत सही और उसकी नज़र में एक बराबर है सारे लोग, बिल्कुल उसकी नज़र में एक बराबर है सारे लोग, कोई नहीं ए राखी किसी का गुलाम है, बहुत बढ़िया कोई नहीं ए राखी किसी का गुलाम है। बातें अनलिमिटेड का एक ही मुश्किल है कि न इसका आखिर है न इसकी शुरुआत है। हम आखिर में भी शुरुआत की बात कर सकते हैं और शुरुआत में भी आखिर की। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ये सोच रहे हैं कि एक सवाल और कर लें, फिर राखी जी को इजाज़त दे देंगे कि वो फिर कभी दूसरे कार्यक्रम में हमारे साथ में आएँ और इतनी मीठी और मधुर और बहुत अच्छी बातें, नसीहत आमेज़ बातें हमें सुनाएँ। तो आखिरी सवाल, कई बार कह चुका हूँ आखिरी, बनी ये बिल्कुल आखिरी है। अगर आप आज की युवा पीढ़ी से सिर्फ एक बात कहनी हो आपको तो क्या कहेंगे? सब्र रखें। आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत हर चीज़ में तकनीकी बचपन से उन्होंने सीखी है, पारंगत है वो। हम जिन मसलों में हम उलझ जाते हैं हमको लगता है कैसे वो पलक झपकते ही दूर कर देते हैं, पर जो मुझे लगता है कि सब्र की बहुत कमी है उनमें, पेशेंस है ही नहीं। ज़रा सा कुछ हुआ तुरंत निराश हो जाते हैं, तुरंत लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, तो कम से कम एक सब्र और अगर आप ऐड कर लें तो आप जो हैं वो जीवन के विशेषज्ञ हो जाएंगे कि जी आपको सब कुछ आता है और सब्र आपने तो ये रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन तो जीवन है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, बिल्कुल और हमारी योजनाएं धरी रह जाती हैं, ऊपर बिल्कुल वाले की कुछ नई योजना आ जाती है। तो अगर कोई भी परिस्थिति हो, अगर हमारे अंदर धैर्य है, धीरज है, सब्र है, तो हम सब्र के साथ उस परिस्थिति से निकल पाएंगे। बिल्कुल सही। चाहे वो आपके इम्तिहान की तैयारी हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो, पेशेंस रखिए, निराश मत होइए। ये डिप्रेशन शब्द हम लोग के समय में होता ही नहीं था। अवसाद हो गया, बच्चे को डिप्रेशन, छोटी-छोटी बातों पे। मुझे एक छोटा-सा बच्चा मिला पार्क में मैंने कहा, "क्यों बैठे हो इधर?" कि मुझे आंटी डिप्रेशन हो गया है। मैंने बोला कि डिप्रेशन किस बात का है? पिछले 4 दिन से मम्मी, मेरी जो बहन है ना, उसी के मन की चॉकलेट का फ्लेवर लाती हैं वो, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है मुझे कोई कोई पसंद ही नहीं करता घर में, ना मेरी पसंद का ख्याल रखता है, मुझे पसंद ही नहीं है। ऐसे ही इतना दुखी हो रहा था, पसंद पसंद शब्द बार बार कह रहा। अरे मैंने कहा बेटा वो दीदी को थोड़ा अच्छा महसूस कराना चाह रही है और साथ में ये भी चाह रही है कि तुम्हारा भी ये टेस्ट डेवलप हो। अगर एक ही चीज़ दोनों को पसंद आएगी तो उनके लिए भी आसानी होगी ना। तो थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन मुझे लगा देखो ये डिप्रेशन शब्द को इतना कॉमन कर दिया है कि छोटे बच्चों को भी लगता है हमारे मन का कुछ नहीं हुआ, हम अच्छा नहीं, हम उदास हो गए, डिप्रेशन हो गया। तो सब्र रखिए, धैर्य से काम लीजिए और मंजिल आपके कदम चूमेगी, ये बात तय है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड,
और आपने दिली जज़्बात हमारे देखने और सुनने वालों से साझा किए। आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके साथ बातें सच में बातें अनलिमिटेड मतलब दिल का हर कोना जो है वो बयाँ हो गया यहाँ, चाहे वो भावों की बात हो, भावुक भी हुई, खुशी भी हुई, गम भी की बात भी हुई, कुछ सीख संदेश की भी बात हुई। सब कुछ है, ये प्रोग्राम इतना अच्छा आपने शुरू किया है और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ, दुआएँ कि आप खूब कामयाब हों। लोगों के मन की बात को बाहर निकलवाना एक कला होती है और आप उसमें बहुत पारंगत हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ। मैं सही में कहूँ तो मैं कुछ बातें निकलवाता नहीं, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि पूरी उम्र तो हमने काम किया, पूरी उम्र बहुत सी चीज़ों को दबा के रखी। अब ये वक़्त है कि हम कह दें लोगों से, या तो नापसंद करते हैं या पसंद नहीं करते हैं वो भी कह दें, प्यार करते हैं तो वो भी कह दें। अपनी खुद की कुछ ऐसी बातें कहें लोगों से जिससे कुछ नसीहत लें और आपको भी लगे कि यार ये तो मेरे यहाँ भी होता है, ये तो मुझे भी मेरे यहाँ भी घटित हुआ, मुझे भी मेरे साथ भी ज़िंदगी ने वो सब रोल अदा किया जो हम बातें कर रहे हैं। दर्शक मित्रों, फाइनली मुझे इजाज़त दें। आप वो कार्यक्रम देख रहे थे जिसका नाम था बातें अनलिमिटेड। अब मैं नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होऊँगा एक बार आपके साथ में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू। नमस्कार।